हाय एवरीवन, सीबीएसई कोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ साइंस टेक के बारे में। देखिए, साइंस एंड टेक का पीटी 365 हम लोग डिफरेंटली कवर कर रहे हैं ना, सेपरेट तरीके से। ये बेसिक्स ऑफ साइंस टेक का कंप्लीट लेक्चर है। किसी और सब्जेक्ट का बेसिक अभी हमने कवर नहीं किया है। इसका क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साइंस एंड टेक एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जिसके बेसिक के लिए आपको कोई एक सिंगल बुक भी नहीं मिलती है, राइट? बेसिकली मैं आपको ये बोलूंगी कि इन लेक्चर्स के साथ साथ अगर आप चाहें तो 6 to 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी है साइंस की, बस आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपका पीटी 365 है यानी कि करंट अफेयर, उसको कवर कर लीजिएगा। देन योर साइंस एंड टेक पोर्शन विल बी डन। इसके साथ साथ एक और चीज मैं कहूंगी कि एक बेसिक कॉमन सेंस और अंडरस्टैंडिंग आपको डेफिनेटली अप्लाई करनी है। किस चीज के लिए? साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ड्यूरिंग द पीटी, प्रीलिम्स के लिए पर्टिकुलरली, ठीक है। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सबसे पहले बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का जो बेसिक है उसको स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के बेसिक्स में जब हम बात करते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो आप सेल को कंसिडर कर सकते हैं। हमारी बॉडी या किसी भी लिविंग बीइंग की जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी होती है। सो हम सेल को इसलिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। एनीथिंग विच इज लेस देन द कंप्लीट स्ट्रक्चर, मतलब जो भी इनकम्प्लीट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है जिसमें एक इनकम्प्लीट सेल है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ हो सकती है। मतलब कोई भी इंडिपेंडेंट लाइफ को अगर कोई चीज इंश्योर करती है वो होते हैं आपके कंप्लीट सेल्स, जिससे कि वो लिविंग बीइंग बनता है, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट है। सेल इज द बेसिक थिंग। रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने सबसे पहले सेल जो है वर्ड इसको क्वाइन किया था। ये कॉर्क का एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, विच मीन्स एक बॉटल थी, उसके ढक्कन को इन्होंने मतलब बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब देखना शुरू किया तो उनको ये समझ आया कि सिंपली एक ढक्कन नहीं है, या कह लीजिए सिंपली एक कॉर्क नहीं है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल हैं जिससे मिलकर ये बना है। सेल क्यों कहा गया? क्योंकि सेल मतलब जेल, जेल जैसे ही आकार के इनको छोटे छोटे नजर आए जिससे ये बना हुआ है। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने इस टर्म को और एक्सपेंड किया, मतलब सेल की स्टडी को और डीपली समझा, तो न्यूक्लियस उनको इसमें नजर आया, मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस भी उनको दिखा। फिर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद स्टडी एनहांस हुई, तो हमें समझ में आया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अलावा ऑर्गेनेलास होते हैं इसके अंदर, है ना। ये सारी चीजें हम समझ पाए। तो बेसिकली सेल जो है ये दो टाइप से कंसिडर होते हैं, या आप कह सकते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं, और एक होते हैं यूकैरियोटिक। जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस डिफाइन होता है। आप इस तरीके से समझिए कि ये एक सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अगर तो न्यूक्लियस इसमें न्यूक्लियस जो है वो अनडिफाइंड होता है, दिखता नहीं है कंप्लीटली कि किस स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस है उसके अंदर। तो मान के चलिए कोई भी सेल है, उसमें सर्कुलर शेप का अगर न्यूक्लियस है तो मैं कहूंगी न्यूक्लियस की पोजीशन या फिर उसका स्ट्रक्चर प्रॉपरली डिफाइंड है। अगर तो डिफाइंड है न्यूक्लियस तो हम कहेंगे ये सेल हो गया आपका यूकैरियोटिक, ठीक है। और यूकैरियोट सेल ये कह सकते हैं। इसी यूकैरियोट सेल को जिस भी स्पीशीज के अंदर पाया जाएगा उनको यूकैरियोटिक एनिमल्स भी कहा जाएगा या स्पीशीज कहा जाएगा। सो इसमें डिफाइंड शेप होती है आपके न्यूक्लियस की, जैसे मैं यहाँ कह रही हूँ। लेकिन जो आपका प्रोकैरियोट होगा उसके अंदर न्यूक्लियस अनडिफाइंड होता है, किसी भी रैंडम शेप में फैलता हुआ, ढीला ढाला, कैसा भी आपको न्यूक्लियस मिल सकता है। उसकी कोई बाउंड्री नहीं होगी, उसकी कोई लेयर या मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो ये नॉट मेम्ब्रेन बाउंड काइंड ऑफ आपका इसमें न्यूक्लियस रहेगा। इसके अलावा यूकैरियोट और प्रोकैरियोट इन दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म भी मिलते हैं। अब ये साइटोप्लाज्म क्या है, इसके लिए हमें थोड़ा सा सेल के स्ट्रक्चर को पहले समझना होगा। तो आप यहां से एक चीज समझिए कि जो सेल है वो आपका इस तरीके का है। कुछ हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी है, हमारी बॉडी का एक सेल है जिसको हम देख रहे हैं, कुछ ऐसा है। अब हमारी बॉडी में सेल्स के अंदर ही आप बोल सकते हैं न्यूट्रिशन पहुंचता है, उसी से मतलब आप समझ सकते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीजें घूमती हैं और इसीलिए हम जिंदा घूम रहे हैं। पर सेल के अंदर वो मटेरियल जब जाएगा फिर बाहर आएगा उससे कुछ, वो कैसे पॉसिबल होता है? तो आपका जो भी सेल है उसके सबसे आउटर लेयर होती है जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ये सबसे बाहरी परत को कहेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये एक तरीके से सेलेक्टिवली परमिएबल या फिर कह सकते हैं सेमी परमिएबल होती है। परमिएबल तो पता है ना, जो थोड़ा सा सिलेक्टिवली चीजों का आदान प्रदान कर सके, उसको पास ऑन होने दे अपने में से, है ना। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो सबसे बाहरी परत को कहते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। जैसा मैंने कहा, न्यूक्लियस अगर डिफाइंड है तो यूकैरियोट है, अगर नहीं है तो प्रोकैरियोट है, ठीक है। प्रो का मतलब होता है बहुत पुराना काइंड ऑफ, इसीलिए पहले डिफाइंड नहीं होता था न्यूक्लियस। तो ये समझिए कि ये आपका हो गया जिसमें न्यूक्लियस आपका डिफाइंड है।
ठीक है, हमने ये मान लिया। उसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, ऑर्गेनेलाज होंगे, या आप इस तरीके से समझिए कुछ छोटे छोटे इसमें पार्ट्स होंगे सेल के अंदर ही, जिनका अपना अपना एक फंक्शन होगा रूटीन पे, जो अपना अपना काम कर रहे होंगे। जैसे इसी के अंदर एक फंक्शन वाला पार्ट होगा जो कि प्रोटीन बनाने में मदद करता होगा, इसी के अंदर एक ऐसा कोई पार्ट होगा जो कि बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए काम करता होगा, तो इसी के अंदर एक और पार्ट होगा जो क्या काम करता होगा, आपको पावर देता होगा, पावर हाउस होगा आपकी बॉडी के लिए, और हर एक सेल में ये चीज रहेगी। इन्हीं को कहते हैं कंबाइन करके ऑर्गेनेलास, ठीक है। और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे, इन्होंने सबसे पहले लाइव सेल को देखा था और इसके बारे में डिस्क्राइब भी किया था। तो सेल जो है, इसमें प्लांट और एनिमल दो तरीके के हम लोग स्टडी करेंगे। इनको समझने से पहले, क्योंकि हमें ये पता लग गया प्रोक्रियोट और यूक्रियोट होते हैं, तो हम बस ये देखेंगे कि प्रोक्रियोट और यूक्रियोट जो है इनमें डिफरेंस कहाँ कहाँ आता है। सबसे पहले डिफरेंस तो न्यूक्लियस का हमने देख लिया है ना, उसके बाद हम लोग बाकी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस जो है वो भी यहाँ पे देखेंगे। अब बाकी पॉइंट ऑफ डिफरेंस को समझने के लिए यहाँ पे कुछ एक टर्म्स हैं जिनको आपको समझना होगा, जैसे रिबोसोम क्या होते हैं, सेल वॉल क्या होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो चलो मैंने आपको बता दिया, साइटोप्लाज्म क्या होता है ये समझना होगा। तो एक बार इसको मतलब देखने से पहले इन टर्म्स को ऐसे में नहीं चाहती कि आपको यहाँ पे डिफरेंस में समझाई जाए, तो लेट्स मूव टू दिस थिंग ओनली, पहले यहीं से समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने बोला कि सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होंगे, सेल मेम्ब्रेन होगा सबसे बाहरी, है ना, फिर इसी के अंदर जेली टाइप एक मटेरियल होगा, वो जेल टाइप के मटेरियल को कहेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म जेल तरीके का मटेरियल होगा जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं वो एक तरीके से तैर रहे होंगे। तो ये समझिएगा कि प्लांट और एनिमल सेल जो होता है, इनमें कुछ चीजें बहुत कॉमन होती हैं, कुछ चीजें केवल प्लांट वाले में होती हैं, एनिमल वाले में नहीं होती, और वाइस वर्सा भी रहता है। जैसे कि आप सेल वॉल देखेंगे, सेल वॉल सबसे आउटर जो आप कह सकते हैं परत है प्लांट सेल की, उसको सेल वॉल कहते हैं। जैसे कि नॉर्मल सेल जो है उसके अंदर सबसे आउटर परत जो है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, लेकिन प्लांट्स के केस में ये होगी आपकी सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे आएगी सेल मेम्ब्रेन की लेयर। अब ये सेल वॉल जो है ये बहुत टफ और रिजिड लेयर होती है। प्लांट्स को जब भी आप देखते हैं अगर पंच करेंगे या थोड़ा सा टकराएंगे तो चोट लगती है, वहीं किसी इंसान के साथ ऐसे नॉर्मली टकराएंगे चोट नहीं लगती है ना। तो ये समझिए कि सेल वॉल जो है ये इतनी रिजिड इसलिए होती है क्योंकि प्लांट जो है वो फिक्स है एक जगह पे, उनको हर एक चीज का सामना करना है, आंधी तूफान, हम लोग तो उसके लिए छुप सकते हैं अपने घरों में, तो इसलिए इनका ये सेल वॉल होता है, ठीक है। सेल वॉल टफ होता है, नॉन लिविंग होता है सेल वॉल, बेसिकली जो इसका आउटर लेयर सेल वॉल होता है। साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर होता है, न्यूक्लियस भी दोनों के अंदर होता है। इसके अलावा वैक्यूल्स होते हैं, ये हम आगे डिफरेंस में देखेंगे भी। तो वैक्यूल्स जो है ये दरअसल आप बोल सकते हैं स्टोरेज के काम आते हैं। वैक्यूल्स जो है वो कई बार प्लांट्स में बड़े होते हैं, एनिमल में छोटे होते हैं। इस तरीके के कुछ मतलब आप बोल सकते हैं डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो इनमें हमें देखने को मिलते हैं जब हम प्लांट और एनिमल सेल को पढ़ते हैं। तो सेल के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनेलास पाए जाते हैं पहले हम उनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ ये डिफरेंस जो है बहुत अच्छे से यूक्रियोटिक और प्रोक्रियोटिक का वो समझ पाएंगे। तो यहाँ देखिए पहले ऑर्गेनेलास कौन कौन से होते हैं। तो ये जैसे मैंने बोला ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये जेली लाइक साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर ऑर्गेनेलास तैर रहे हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है आपका इस तरीके का। तो ये समझिएगा कि ऑर्गेनेलास जो है ये इनका अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। इसी में एक ऑर्गेनेला है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। करंट अफेयर में आपने 3 पेरेंट बेबी के कॉन्सेप्ट में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सुना होगा। इसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है और ये अपनी इसकी खुद की मेम्ब्रेन होती है। जैसे सेल की अपनी खुद की मेम्ब्रेन है ना जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ऐसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी भी खुद की एक बाहरी लेयर होती है जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर होती है। इसका खुद का डीएनए भी होता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियस जो है यहाँ पे इसमें भी डीएनए पाया जाता है। डीएनए क्या है पढ़ेंगे आगे। सो न्यूक्लियस में भी डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा एक ऑर्गेनेला सिर्फ एक ही है वो माइटोकॉन्ड्रिया जिसके अंदर खुद का डीएनए होता है और इसको हम लोग सिंपली डीएनए नहीं कहते, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। इसीलिए न्यूक्लियस के डीएनए से अलग है। न्यूक्लियस वाला डीएनए नॉर्मली सिर्फ डीएनए कहा जाएगा, लेकिन जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेगा उसको कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब ये पावर हाउस कैसे है आप सबको पता है, हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं है ना, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये सब घूमती रहती हैं। सो इन्हीं से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो दरअसल ये एक तरीके से पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए बनते हैं क्योंकि ये इन्हीं सब चीजों का यूज करके हमारी बॉडी में एटीपी को जनरेट करते हैं। अब ये एटीपी ओटीपी से अलग है जो फोन पे आता है, ठीक है। एडेनोसाइट ट्राइफॉस्फेट हम इसको कह सकते हैं।
एनर्जी का ही एक नाम है, आप बोल सकते हैं। और ये कैसे बनता है एटीपी? ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं उसी से बनता है। देखिए मैक्सिमम एनर्जी हमें मिलती है शुगर जब हम कंज्यूम करते हैं, किसी का एनर्जी लो हो तो शुगर कंज्यूम करते हैं ना। सो आप ध्यान रख सकते हैं कि एटीपी जो है इसमें भी शुगर बॉन्ड ही होते हैं, उसी से हमें एनर्जी मिलती है। एटीपी का जनरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ये आपको याद रखना है। और इसमें एक सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। अब ये सिंगल सर्कुलर क्या है? देखिए डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ये एक तरीके से उलझा हुआ इस तरीके का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। दो रस्सियों को आपस में घुमा के ऐसे बांधिए, वो स्ट्रक्चर है। सिंगल सर्कुलर का मतलब कि इस तरीके से सिंगल लेयर में है, दूसरी रस्सी इसमें नहीं है। बस इतना डिफरेंस समझिए, बाकी डीएनए के टाइम हम आगे समझेंगे। तो ध्यान रखिए इसमें जो डीएनए है वो सिंगल सर्कुलर होता है। दूसरा जो मतलब ऑर्गेनेला है इंपॉर्टेंट, वो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इस तरीके से आपका सेल है, यहाँ न्यूक्लियस है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, यहाँ पे मान के चलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये दो टाइप का है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपका रफ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस स्ट्रक्चर का, इसके ऊपर छोटे छोटे इस तरीके से सरफेस पे मान के चलिए दाने हैं। इन दानों को क्या कहते हैं? इनको रिबोसम कहा जाता है। ये इसके सरफेस पे होते हैं रिबोसम्स। ये रिबोसम्स क्या करते हैं? ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का प्रोटीन अगर बनेगा तो वो रिबोसम से बनेगा, इसी के थ्रू बनेगा, बस ये चीज ध्यान रखिए। और इसीलिए क्योंकि इसके ऊपर रिबोसम है इस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो इसको हम कहेंगे कि ये रफ है अपने स्ट्रक्चर में, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और एक और तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है छोटा छोटा इसी तरीके से, जिसपे रिबोसम होते नहीं है। तो जिसपे रिबोसम नहीं है उसको कहेंगे ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ है तो ये क्या करेगा? ये प्रोटीन नहीं बनाएगा। जो स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है वो बनाएगा आपका लिपिड्स। आपकी बॉडी में लिपिड्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। लिपिड्स भी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ब्लड इंपॉर्टेंट है वैसे ही लिपिड्स है। लिक्विड का थोड़ा जेली टाइप का फॉर्म समझिए, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन क्या फंक्शन कर रहा है ये आपको ध्यान रखना है। आगे ये देखिए डायग्राम के थ्रू इसको हम समझ सकते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियस से बिल्कुल निकल के न्यूक्लियस के अंदर क्या हमने देखा था? डीएनए है ना। और हमारी बॉडी में जो भी चीजें फॉर्म हो रही है, कैसे हो रही है, कहाँ कहाँ क्या होगा, इसका सारा लेखा जोखा जो है वो डीएनए तय करता है। डीएनए से सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो रिलीज होते हैं, फिर हमारी बॉडी में फंक्शन होता है। तो मान के चलिए डीएनए से इंस्ट्रक्शन निकला न्यूक्लियस के थ्रू बाहर, और निकलते हुए पहुंचा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। इसको बोला कि भाई ये वाला प्रोटीन बना दीजिए, तो इसने प्रोटीन बना दिया। क्योंकि ये बाकी सारा का सारा क्या है? बाकी सारा का सारा सेल है, और ये सेल की सबसे बाहरी लेयर है जो यहाँ नजर आ रही है, जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये बाहर निकला, रिबोसोम को इंस्ट्रक्शन दिया कि प्रोटीन बनाओ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे लिपिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर आगे चल के ये कुछ और ऑर्गेनेल्स हैं, इनको कहते हैं गोल्गी बॉडीज। अब जो प्रोटीन बना, जो लिपिड बन रहा, वो सब कुछ जो बन रहा है उसको पैक भी तो करना है, बॉडी में हर जगह ट्रांसपोर्ट भी तो करना है। वो सारी चीजों का काम कौन करता है? गोल्गी बॉडी। इसी तरीके से एक और होता है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम भी क्या है? ये भी एक क्या है आपका जो हम ऑर्गेनेलास है, ठीक है, उसी का पार्ट है। लाइसोसोम क्या करेगा? अब कोई मान के चलिए डीएनए ने इंस्ट्रक्शन दिया ये चीजें करो, पर यहाँ इसी सेल में कोई बीमारी घुस गई है ना, कोई बाहर से अटैक हो गया है। तो बाहर से जिसका अटैक हुआ है, या फिर मान के चलिए सेल को डिफेक्ट करने के लिए कोई चीज आ गया है बाहरी, तो उस सबको ये खत्म करेगा लाइसोसोम। या फिर लाइसोसोम क्या करेगा? इस पूरे सेल को ही खत्म कर देगा जो बीमारी से ग्रसित हो चुका है, जिसको बीमारी फैल चुकी है। सो लाइसोसोम जो है ये एक तरीके का एंजाइम ही होता है। इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। अगर आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस लाइसोसोम ने अगर भांप लिया कि ये वाला सेल अब इन्फेक्टेड है, इसको कुछ बीमारी है, ये हमारा अपना बॉडी का सेल नहीं रहा, इसके ऊपर कोई बाहरी अटैक होके ये खराब हो चुका है, तो लाइसोसोम तुरंत उस सेल को खा जाएगा, खत्म कर देगा। ये काम होता है आपका लाइसोसोम का। और सबसे आउटर लेयर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसी तरीके से समझिए ये हमारी पूरी बॉडी है, बहुत सारे सेल हमारी बॉडी में इसी तरीके से घूम रहे हैं, सबके अंदर सेम ही ऑर्गेनेलास हैं और सेम ही तरीके का सबका स्ट्रक्चर है। ये हमने अभी तक समझा, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे न्यूक्लियस की। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा न्यूक्लियस को भी समझ लेते हैं, फिर हम आएंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के डिफरेंस पे। न्यूक्लियस की अगर बात करें तो इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे हमने देखा था सेल है, सेल का बाहरी स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर अंदर है न्यूक्लियस, फिर हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया जिसका खुद का भी मेम्ब्रेन होता है डबल लेयर का।
है ना, और इसका खुद का डीएनए भी होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और न्यूक्लियस के अंदर भी होता है आपका डीएनए। तो बस ये समझिए कि जो आपका सबसे बाहरी परत है सेल मेम्ब्रेन, इसी तरीके से अगर माइटोकॉन्ड्रियल का मेम्ब्रेन हो सकता है, तो न्यूक्लियस तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्रेन है भाई सेल का, इसका भी तो मेम्ब्रेन होगा। तो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है या गेट है उसको कहेंगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, तो डीएनए ऐसे ही तो नहीं पड़ा हुआ होगा, किसी जेली में ये भी तैर रहा होगा, जेली वगैरह में। जैसे यहाँ साइटोप्लाज्म था जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेलास तैर रहे थे, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर होगा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। सेम, ठीक है, नाम बस डिफर कर गया। तो यहाँ होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर जेली टाइप में होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कहते हैं, और इसके अंदर आपका कुछ इस तरीके का होगा डीएनए, है ना। डीएनए का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इतना तो आई कैन एक्सपेक्ट की फुल फॉर्म आप जानते होंगे ना, एनसीईआरटी में कभी ना कभी तो पढ़ा होगा। सो डीएनए जो है इसमें होते हैं आपके क्रोमोसोम। इसको समझने से पहले बस ऐसे समझिए कि ये एक न्यूक्लियस है। अब हम सेल नहीं, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर आ गए। इसके अंदर किसी ने मतलब ऐसे देखा, बहुत माइक्रोस्कोप लेवल पे ऐसे देखा कि कुछ इस तरीके से चीजें हैं, मान के चलिए, है ना, पर समझ नहीं आ रहा ये क्या है स्ट्रक्चर, है ना। तो क्या किया, इसको खोलना शुरू किया, उधेड़ना शुरू कर दिया। जब उधेड़ा तो एक बार उधेड़ने पे ऐसे नजर आया, पहली बार में ऐसे उलझा हुआ नजर आया, जैसे घुमा हुआ स्प्रिंग होता है, और हर स्प्रिंग के मान के चलिए किनारे पे, ऊपर के एज पे भी कुछ कुछ डॉट्स नजर आए चमकते हुए, इनको कहा गया हिस्टोन। तो ये जो आपका खुला, इसको बोल दिया गया ये थ्रेड है, थ्रेड लाइक डीएनए। तो हमें पहले ना इतना ही समझ आया कि डीएनए थ्रेड टाइप का होता है, स्प्रिंग टाइप का होता है। जब और जूम किया गया, और जूम करने पे हमने बोला कि डीएनए जब और ज्यादा खुला, तो और खुल के जो हमें नजर आया उसको हमने कह दिया ये है क्रोमोटिन। मतलब ये जो आपका पोर्शन है डीएनए का, सिर्फ ये थ्रेड नहीं है, इसके अंदर और भी चीजें हैं, तो हमने इसको नाम दे दिया ये क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन, ठीक है। फिर हमने और जूम किया तो हमें समझ आया नहीं नहीं, ये ऐसे सिंगल स्प्रिंग नहीं है, इसके अंदर इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर है, ये जो आपको नजर आ रहा है। तो मैंने बोला ना, दो रस्सियों को घुमा के उलझा दो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। तब हमें समझ आया, जब हमने और ज्यादा जूम किया तो हमें नजर आया कि जो डबल रस्सियां आपस में घूमी हुई है ना, इन घूमी हुई रस्सियों के आमने सामने में कुछ बॉन्ड्स और कुछ पेयर्स बने हुए हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर जिनके आपस में पेयर हैं, जोड़े बने हुए हैं। और इन बॉन्ड्स को हमने कहा ये फॉस्फेट बॉन्ड है। मैंने बिल्कुल छोटे लेवल पे फॉस्फेट आपको यहाँ बताया है, वैसे बहुत बड़ा नाम होता है इनका, ठीक है। सो फॉस्फेट बॉन्ड है, कह लीजिए शुगर के बॉन्ड है, जो आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ों में बैठे हुए हैं इस हेलिकल स्ट्रक्चर के अराउंड, ठीक है। और इसी को हमने कहा ये है आपके क्रोमोसोम। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमने समझ में आया तब हमें, जब हमने पूरा मतलब समझ लिया कि किस तरीके से ये जो पूरा खोलने पे हमें नजर आया, तो हमने इसको बोला ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड क्यों? दो रस्सियां, एक ऐसे है एक ऐसे है, हमने बोल दिया इसको ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और इसके जो डबल स्ट्रैंड है, जब दोनों एक दूसरे के सामने हैं, तो यहाँ कुछ कुछ एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, और वो एलिमेंट्स एक दूसरे के सामने फिक्स हैं। फिक्स इन द सेंस कि अगर यहाँ ए है तो यहाँ सी ही होगा, यहाँ पे डी या टी नहीं हो सकता। एलिमेंट का पोजीशन जोड़ों में बैठा हुआ है, पेयर्स में बैठा हुआ है। तो और ये कौन कौन से एलिमेंट थे? ये थे आपके एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन और गुनाइन। ये आपके चार एलिमेंट जिनको हम ATCG कहते हैं, किसके अंदर? डीएनए के अंदर। अभी सिर्फ डीएनए की बात करेंगे, ठीक है। डीएनए के अंदर ये हमें नजर आए, और फिर ये भी समझ आया कि जहां पे ए है उसके ऑपोजिट सिर्फ टी ही होगा, कहीं सी या जी नहीं हो सकता। जहां पे सी है उसके ऑपोजिट जी ही होगा। और ये किस तरीके से, मान के चलिए ऐसे है, कहाँ ए है, कहाँ सी है, कहाँ टी है, कहाँ जी है, ये सब डिपेंड करता है। मतलब बॉडी टू बॉडी डिपेंड करेगा, कहाँ क्या रहेगा ये सब डिपेंड करेगा, लेकिन पेयरिंग सेम है। मतलब ए के ऑपोजिट टी ही आएगा, सी के जी ही आएगा। बाकी ए टी रिपीट हो, फिर सी जी, फिर ए टी, ये रिपीटिशन जो है ये वेरी कर सकता है, लेकिन ये पेयर जो है ये सेम रहेगा। हमें इतना समझ आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने ये बॉन्ड्स का जो सीक्वेंस है, एक डीएनए की हम बात कर रहे हैं, है ना, बॉडी के अंदर एक सेल के अंदर जो डीएनए है, हमने इस सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड्स को स्टडी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ताकि हम पूरा का पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर जो है सेल का और डीएनए का वो समझ पाए। और ऐसे करके हमारी बॉडी, मतलब मान के चलिए हमारा जो ये सेल है उसके अंदर 3.3 बिलियंस कॉम्बिनेशन है इन बॉन्ड्स के। इन्हीं बॉन्ड्स के कॉम्बिनेशन से किसी भी इंडिविजुअल को हेरिडिटरी कैरेक्टर मिलता है, उसका एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो है वो सामने आता है। अब ये देखिए, इसको समझिए, इसको ऐसे मान के चलिए हम लोगों ने सिंपली बना दिया बॉक्स के फॉर्म में। जैसे बोला ये दो रस्सियां हैं, इनको सीधा कर दिया,
हमें समझ आ गया कि डबल में बॉन्ड है, ए के ऑपोजिट टी है, सी के ऑपोजिट जी है, ये सेम चीज है, मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसी को बोला गया डीएनए। और मैंने आपको पहले भी बोला कि डीएनए जो है यही इंस्ट्रक्शन देता है आपकी बॉडी के तमाम होने वाली चीजों को लेकर, आपकी बॉडी के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं, डीएनए उसका फादर है जो सब कुछ मतलब बोलता है कि ऐसे ऐसे होगा बॉडी में, ठीक है। सो डीएनए जो है लेखा जोखा है हमारे शरीर का, डीएनए ही इंस्ट्रक्शन जारी करता है, पर डीएनए खुद तो निकल के बाहर जा नहीं सकता इंस्ट्रक्शन देने के लिए लीवर को, ब्रेन को कि भाई ये काम कर दो, ये काम कर दो, नहीं दे सकता ना। हार्ट को किसी को बोल नहीं सकता, जाके खुद निकल जाएगा तो सेल ही मर जाएगा। तो डीएनए ने इसके लिए एक अपना छोटा भाई रख लिया जिसका नाम है आरएनए, है ना, डीएनए का ही एक छोटा भाई आरएनए। तो डीएनए क्या करेगा, आरएनए के थ्रू इंस्ट्रक्शन भिजवाएगा बॉडी में, फिर बॉडी में काम होना होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन जारी होगा उस हिसाब से बॉडी में काम होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो आरएनए है ये क्या है, जैसे आपका डीएनए डबल पेयर में है ना, अब आरएनए है आपका सिंगल पेयर में। अब सिंगल पेयर में क्यों है, आप इसको समझिए कि आरएनए फोटोकॉपी है डीएनए की, लेकिन आधी फॉर्म में। अब देखिए, मान के चलिए आरएनए के थ्रू कोई मैसेज जो है वो डीएनए ने भेजा, किसको भेजा, ब्रेन को भेजा कि भाई ये काम करना है आपको, ब्रेन को भेजा कि ये चीजें होंगी ब्रेन के अंदर, है ना, कुछ भी। तो आरएनए की इंस्ट्रक्शन लेने से मना कर दिया ब्रेन ने कहा मुझे नहीं माननी बात, मैं तो डीएनए की बात सुनूंगा प्रिंसिपल की, मैं क्यों सुनूं किसी टीचर की बात, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना। तो डीएनए जो है वो ये समझाएगा कि भाई ये मैं ही हूं, पर मैं आधी फॉर्म में हूं, आधी फॉर्म में अगर मैं हूं तो भी मैं पूरा हूं। कैसे, यहां समझिए, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आधा कट पीस भी आपके पास, ये आरएनए का कोड है, मान के चलिए आरएनए के यहाँ पे ए है, टी है, यहाँ पे फिर ए है, यहाँ पे फिर सी है, अगर आधा ये आरएनए भी जा रहा है, डीएनए पूरा बाहर नहीं जा सकता, डीएनए खुद को ही मान के चलिए आधे फॉर्म में आरएनए बना के अगर बाहर भेज दिया, तब भी ब्रेन जो है वो समझ जाएगा कि ये डीएनए ही है, लेकिन आधी फॉर्म में है, बस इसको नाम से हम आरएनए कह रहे हैं। तो ब्रेन तुरंत इसको पूरा कोड को जो है, पूरे कोड को समझ लेगा, पूरा इससे डीएनए बना लेगा अपने मतलब सोच के हिसाब से, और जो काम करना होगा वो कर देगा। क्योंकि ब्रेन को या बॉडी के हर उस अंग को जिसको इंस्ट्रक्शन जा रहा है उसको ये तो पता है ना कि ए के ऑपोजिट क्या आ सकता है, टी आ सकता है, टी के ऑपोजिट ए आएगा, ए के ऑपोजिट टी आएगा, सी के ऑपोजिट जी आएगा। तो ये पूरा हो गया ना आपके पास कोड। आधी इंफॉर्मेशन गई आरएनए के थ्रू, लेकिन फिर भी पूरी हो गई, क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन में ही पूरा ज्ञान छिपा हुआ है, क्योंकि हर एक जो एलिमेंट है वो एक पेयर के अंदर है, बॉन्ड के अंदर है। तो इसीलिए डीएनए जो है वो आरएनए के थ्रू मैसेज पहुंचवाता है। आरएनए कुछ नहीं है, आधा अधूरा डीएनए का ही इंफॉर्मेशन है, और फिर इंस्ट्रक्शन के थ्रू बॉडी में हमारे सारे काम होते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आरएनए फोटोकॉपी है डीएनए की, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड, एक सिंगल रस्सी है। जैसे आरएनए डबल उलझी हुई रस्सी था डीएनए, वैसे ही आरएनए एक सिंगल रस्सी है, पर उस सिंगल रस्सी में भी पूरी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन खुद से बॉडी के ऑर्गन इंटरप्रेट करके पूरी कर लेते हैं, उस हिसाब से काम करने लग जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, जैसे डीएनए से इंस्ट्रक्शन जाएगा आरएनए के थ्रू, फिर बॉडी के अलग अलग हिस्सों में जहां पे भी जाना होगा जाएगा, उस हिसाब से प्रोटीन बनेगा, उस हिसाब से चीजें होंगी। वो सारे प्रोसेस की लेयर्स को कुछ ना कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे कि जब डीएनए जो है वो मैसेज भेजना चाहेगा कि बॉडी में अब ये वाला प्रोटीन बना दो, प्रोटीन कहाँ बनेगा, रिबोसोम के अंदर, याद है ना, रिबोसोम पे प्रोटीन बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम का जो ऑर्गेनेला है हमारे सेल के अंदर, उसी में प्रोटीन बनता है। तो रिबोसोम के पास इंस्ट्रक्शन जाएगा प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, इसके लिए डीएनए जो है वो आरएनए के थ्रू मैसेज भेजेगा, और आरएनए के थ्रू मैसेज भेजने के सबसे पहले आरएनए के पास उसने एक मैसेज कन्वे किया। ये जो मैसेज कन्वे हुआ, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो आरएनए लेके जाएगा इस मैसेज को, इसको हमने सिंपली आरएनए ना कह के क्या कहा, मैसेंजर आरएनए, कि ये है आपका मैसेंजर आरएनए जो कैरी कर रहा है एक मैसेज को। ये मैसेज जब जाएगा कहाँ, जहां पे जाना होगा, मान के चलिए ये ब्रेन के सेल के पास गया, ब्रेन के ही सेल में सेम है आपके ऑर्गेनेलास, और ब्रेन के सेल में रिबोसोम के अंदर ये गया और वहां जाके बोला कि भाई ये वाला प्रोटीन बनाइए। तो रिबोसोम के पास गया, रिबोसोम ने इस आधे अधूरे आरएनए के मैसेज को इंटरप्रेट किया और प्रोटीन जो है वो बना दिया। तो ये जो एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए ने रिबोसोम के पास इंस्ट्रक्शन पास किया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन का प्रोसेस, क्योंकि ट्रांसलेट हो गया ना जो भी कोड आया था डीएनए के थ्रू। और ये जो आरएनए यहाँ पे कर रहा है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर, इसको फिर मैसेंजर आरएनए ना कह के हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, क्योंकि अब इसने इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर दी, ये हो गया आपका ट्रांसफर आरएनए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम वापिस आएंगे हमारे
इस पार्ट पे, यूक्रियोटिक और प्रोक्रियोटिक, क्योंकि अब आपको सारी चीजें क्रोमोसोम रिबोसोम ये सब समझ में लग गया। तो देखिए यूक्रियोटिक जो होते हैं ये वो सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस पूरे तरीके से डिफाइंड होता है, प्रोक्रियोटिक में नहीं होता है। और एग्जाम्पल है इसके एनिमल, प्लांट, फंगाई जो आपका यूक्रियोटिक है। प्रोक्रियोटिक में बैक्टीरिया और आर्किया आते हैं, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, आपका यूक्रियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड होता है। प्रोक्रियोटिक में क्योंकि न्यूक्लियस ऐसे बिखरा हुआ होता है तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकती ना कहाँ है न्यूक्लियस, क्योंकि बिखरा हुआ उलझा हुआ है, समझ ही नहीं आएगा, सबके साथ मिक्स हो रखा है। तो कह सकते हैं हम एब्सेंट होता है इसका जो रीजन है न्यूक्लियस, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता तो एब्सेंट है। सेल साइज की बात करें तो यूक्रियोटिक के सेल बड़े हैं, प्रोक्रियोटिक के छोटे हैं। डीएनए रेप्लिकेशन की अगर बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो यूक्रियोटिक में थोड़ी सी सिलेक्टिवली होती है। प्रोक्रियोटिक जो सेल है इसमें आपका डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एकदम से पूरे जीनोम को रेप्लिकेट कर देता है या कॉपी पेस्ट कर देता है दूसरे सेल के अंदर, ऐसे समझिए। क्योंकि बहुत सारे सेल है ना, जब बच्चे भी होंगे तभी तो डीएनए की कॉपी पेस्टिंग चलनी है, वो रेप्लिकेशन की बात हो रही है। ऑर्गेनिज्म टाइप की बात करें तो यूक्रियोटिक जो है ये ज्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करते हैं ना जो सिंगल सेल वाले होंगे, मतलब एक सेल है पर वो एक सेल नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे एक ऑर्गेनिज्म ही है और वो यूनिसेलुलर है, केवल एक सेल से ही बना है। तो प्रोक्रियोटिक जितने भी होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, कोई मल्टी सेलुलर आपका प्रोक्रियोटिक जो है ऑर्गेनिज्म हो ही नहीं सकता। लेकिन यूक्रियोटिक में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, बहुत सारे सेल से बना हुआ शरीर होगा कईयों का, है ना, और कुछ आपके यूनिसेलुलर भी होंगे। क्रोमोसोम की अगर बात करें, अब ये क्रोमोसोम किसके अंदर है, ये डीएनए के अंदर होते हैं। जब हम डीएनए को पूरा ओपन करते हैं तो हमने इसमें क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई किया, पेयर्स को देखा, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। क्रोमोसोम जो है वो यूक्रियोटिक में मोर देन 1 हो सकते हैं और प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर जो है वो आपके क्रोमोसोम जो है वो सिंगल एक लूप में होंगे, इसके साथ साथ प्लाज्मिड भी होगा। मतलब जो ये बैक्टीरिया को आप समझेंगे ना, जब बैक्टीरिया को हम आगे देखेंगे तो बैक्टीरिया का जो मतलब होता है ना स्ट्रक्चर, जब उसको देखते हैं तो उसके अंदर इस तरीके का जैसे प्लाज्मिड टाइप का एक ऑर्गन होगा, ऑर्गेनेलस कह लीजिए, पार्ट कह लीजिए, प्लाज्मिड होगा इस तरीके का कैप्सूल के शेप का, जैसे न्यूक्लियस होता है यूक्रियोटिक में वैसे ही प्लाज्मिड होगा प्रोक्रियोटिक के अंदर। रिबोसोम की अगर बात करें तो रिबोसोम जो प्रोटीन मेकिंग है वो आपके यूक्रियोटिक में बड़े हैं, प्रोक्रियोटिक में छोटे हैं। ग्रोथ जो है वो यूक्रियोटिक की कम होती है, स्लो होती है, प्रोक्रियोटिक की फास्ट है। ऑर्गेनेलस की बात करें तो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, यूक्रियोटिक के अंदर, प्रोक्रियोटिक में ऑर्गेनेलस नहीं होते। तो ये मैंने आपको यहाँ प्लाज्मिड बोला, वो ऑर्गेनेलस नहीं है, बस समझिए इसके अंदर पाया जाने वाला एक पार्ट है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनेलस नहीं होते हैं। और हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो दोनों ही स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है वो तो डीएनए के अंदर स्टोर होगी ना, डीएनए तो दोनों के अंदर है। सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल जो है वो इसकी सिंपल होती है यूक्रियोटिक की, लेकिन प्रोक्रियोटिक की कॉम्प्लेक्स होती है। तो सेल वॉल होगी किसमें, यूक्रियोटिक, कौन सी यूक्रियोटिक स्पीशीज में, जैसे हमने देखा प्लांट्स में होती है ना सेल वॉल, लेकिन ह्यूमंस में नहीं होती, एनिमल्स में नहीं होती सेल वॉल, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है सेल वॉल। यहाँ देखा था ना, सेल वॉल आपकी प्लांट्स के अंदर पाई जाएगी, प्लांट सेल में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो दोनों में होगा। साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक है जिसमें सारे ऑर्गेनेलास होंगे यूक्रियोटिक के अंदर, वो दोनों में प्रेजेंट होगा जेली लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन ऑर्गेनेलास जो हैं वो प्रोक्रियोटिक में नहीं होंगे। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। किंगडम की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, मतलब कैसे फर्दर और डिवाइड करेंगे प्रोक्रियोट और यूक्रियोट को। ऑर्गेनिज्म दो तरीके के हो सकते हैं, प्रोक्रियोट और आपके यूक्रियोट। प्रोक्रियोट जो है ये इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, अनडिफाइंड है ना, तो एब्सेंट बोलेंगे। ऑर्गेनेलास नहीं होते, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। लेकिन यूक्रियोट जो है इनमें न्यूक्लियस भी होता है, ऑर्गेनेलास होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेल से बने हुए होते हैं। अब देखिए हम यूक्रियोटिक का फर्दर एग्जाम्पल देखें, उससे पहले हम प्रोक्रियोटिक को समझें। तो प्रोक्रियोटिक में आपका एक ही किंगडम आएगा जिसको बोलते हैं मोनेरा किंगडम। इस मोनेरा किंगडम के अंदर यू बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया आ सकते हैं, और फर्दर इनको स्पीशीज में अगर देखें तो जो बैक्टीरिया है पूरी धरती पे वो आपके प्रोक्रियोटिक के अंदर आएंगे और मोनेरा किंगडम के अंदर आएंगे। ये किंगडम वर्ड आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे हम लोग यूक्रियोटिक की। इसका फर्दर डेफिनेशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो वो वाले स्पीशीज जिनका सेल वॉल होगा, एक वो जिनका सेल वॉल नहीं होगा, है ना। सेल वॉल माने सबसे बाहरी लेयर टफ वाली, है ना। सेल वॉल जिनमें नहीं होगा वो कौन कौन से हैं, वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, या तो सिंगल सेल से बने या मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जो होंगे उनको कहेंगे प्रोटिस्ट,
इसमें एग्जाम्पल है अमीबा, एल्गी, ये सब आपने एल्गा वगैरह तो पढ़ा होगा ना, तो ध्यान रखेंगे ये सब यूनिसेलुलर हैं, सिंगल सेल से बने। मल्टी सेलुलर में आपके एनिमल्स आते हैं, और एनिमल्स में हम भी आते हैं, इंसेक्ट्स, फिश, ये सब आपके मल्टी सेलुलर हैं। आगे बात करेंगे सेल वॉल। सेल वॉल मैंने बोला प्लांट्स की तो डेफिनेटली होती ही होती है, और ये होते हैं दो कैटेगरी में, एक हो गया ऑटोट्रॉफ, एक हो गया हेट्रोट्रॉफ। ये तो इन्वायरमेंट का पार्ट है। ऑटोट्रॉफ का मतलब जो खुद से अपना भोजन बनाए फोटोसिंथेसिस करके, और वो प्लांट्स हैं। एग्जाम्पल मॉस, फर्न्स, ये सब आएंगे। हेट्रोट्रॉफ जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, एग्जाम्पल आपका इसमें जो आपके फंगी हैं वो आएंगे, यीस्ट हो गया, मोल्ड हो गए, मशरूम हो गए। तो एक चीज हमें यहाँ से समझ आ गई कि सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में मिलती है, प्लस आपके फंगाई जो है, फंगी कहते हैं जिनको, इनमें मिलती है। फर्दर इनके यहाँ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। और सेल वॉल किस में नहीं मिलती है? अमीबा, एल्गा में नहीं मिलेगी, और एनिमल्स के अंदर नहीं मिलेगी। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल का अगर कंपैरिजन करना हो, जो हमने देखा भी था, तो यहाँ बहुत अच्छे से हो सकता है। इसके कंपैरिजन पे यूपीएससी ऑलरेडी प्रीलिम्स के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुका है। तो देखिए प्लांट सेल जो है वो बड़े होते हैं एनिमल सेल के कंपैरिजन में। क्यों बड़े होंगे भाई? प्लांट्स जो हैं वो पूरी धरती पे इतने ज्यादा एरिया में फैले हुए हैं, और उनको बहुत सारी चीजें सहनी पड़ती हैं, और अपना भोजन स्टोर करना, खुद से बनाना, दूसरों को भी भोजन देना, क्या क्या नहीं करें वो, है ना, तो बड़े होते हैं। सेल वॉल जो है इसमें प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, एनिमल सेल में। बाकी बात करें तो प्लाज्मोडेस्माटा इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है, एनिमल में नहीं होता। इन सब की जरूरत खाना बनाने के लिए पड़ती है प्लांट्स को, ठीक है। वैक्यूल जिसमें स्टोर होती हैं चीजें, वो बड़ा होगा प्लांट सेल में, क्योंकि इनको भोजन वगैरह स्टोर भी करना है। एनिमल सेल में ये सारी चीजें छोटी होती हैं और कई बार टेम्परेरी होती हैं। टोनोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है वैक्यूल के आसपास, क्योंकि वैक्यूल बड़ा होता है, पर इसमें टोनोप्लास्ट नहीं होता, लेयरिंग समझिए उसकी सेफ्टी के लिए। सेंट्रियोल जो है ये इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस जो है वो प्लांट सेल में कहाँ पे होगा? ये आपका प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, यहाँ इसकी पेरिफेरी, इसके किनारे किनारे कहीं होगा। लेकिन एनिमल सेल जो है, ये एनिमल सेल है, तो इसमें आपका बिल्कुल सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, बस इसका पोजीशन का डिफरेंस है। लाइजोजम जो है वो प्लांट्स में रेयर होते हैं, एब्सेंट नहीं है। लाइजोजम क्या है? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। लाइजोजम रेयर है, एनिमल सेल में लाइजोजम प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स में क्यों रेयर है? आम सी बात है, प्लांट्स जो है उनको इतनी बीमारियां होती नहीं है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होती हैं। अगर होती हैं बीमारियां तो लाइजोसोम इन बीमारियों को डील करने के लिए सेल को खत्म कर देते हैं, ठीक है। स्टोरेज मटेरियल जो है वो प्लांट के अंदर क्या होगा? स्टार्च ग्रेन। हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में क्या रहता है? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स रहते हैं। अब हम आते हैं आगे। अब हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स की। तो यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने आपको समझाया कि डीएनए होता है। डीएनए के अंदर जैसे मैंने कहा कि बॉन्ड्स और पेयर्स मिलते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, ठीक है। सो इसी बॉन्ड्स और पेयर्स के स्ट्रक्चर को जो हेलिकल फॉर्म में मिलता है इस तरीके का, इन्हीं को हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड्स का जो स्ट्रक्चर है पेयर्स के फॉर्म में, इसको पूरा जब हमने खोल के देखा तो इसको नाम दे दिया ये क्रोमोसोम्स है। ये जो पेयर्स वाले पार्ट है क्रोमोसोम्स है। सो हमारी बॉडी के अंदर, मतलब ह्यूमन अगर बॉडी हम नॉर्मली देखें तो उसका एक सेल जो हम बात कर रहे हैं, सेल, फिर न्यूक्लियस, उसके अंदर डीएनए, फिर क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो है ये पेयर्स में होते हैं, और ये 23 पेयर्स होते हैं। तो मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए हमारे? 46 क्रोमोसोम हो गए। 46 क्रोमोसोम हमारी बॉडी के अंदर हो गए। हर एक सेल का नेचर होता है कि वो डिवाइड होता है और ग्रो होता है। एक सेल है, उससे 2 डॉटर सेल मान के चलिए बन गए। अब अगर 2 डॉटर सेल बने, अब ये केस हम वो ले रहे हैं कि मान के चलिए प्रेगनेंसी का केस है। अब मान के चलिए अगर प्रेगनेंसी होती है, कैसे होती है प्रेगनेंसी? ये एक स्पर्म है, ठीक है, और फिर ये स्पर्म के बाद मतलब ओवम है, एग है, या कह लीजिए फीमेल का, ये आपस में जुड़ते हैं, जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर आगे चल के बच्चा बनता है। तो मान के चलिए कि आपका जाइगोट बना। अब आम सी बात है, जो आपका स्पर्म है और यहाँ पे जो आपका ओवम है फीमेल में, जिसको एग कह सकते हैं, ये स्पर्म भी तो एक सेल है ना। इसके अंदर भी क्या होगा? इसके अंदर भी तो अगर क्रोमोसोम 23 पेयर है, तो इसके अंदर 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम होंगे। ओवम के अंदर भी आपके 46 क्रोमोसोम होंगे। इस हिसाब से जो आगे डॉटर सेल बनेगा उसमें तो 46 प्लस 46 कितना हो गया? मतलब 92, है ना। इस हिसाब से तो जो डॉटर सेल बना, जो बच्चा के सेल बनेगा, उसमें 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे। 92 क्रोमोसोम तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक ह्यूमन में पाया गया हर सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 46 क्रोमोसोम ही हो सकते हैं। तो इसीलिए क्रोमोसोम जो है, नेचर ने देखो कितनी अच्छी चीज की हुई है। इसलिए जो क्रोमोसोम है
ये आपके एक्सेप्शनली, जब हम सेक्स सेल्स की बात करते हैं, सेक्स सेल मतलब स्पर्म और ओवम, ये आपके क्रोमोसोम सेक्स सेल के अंदर जो है ये हाफ होते हैं। हाफ माने जो आपका स्पर्म है उसमें 23 पेयर नहीं होंगे क्रोमोसोम के, यानी कि 46 क्रोमोसोम नहीं होंगे, उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम ही होंगे, 23 क्रोमोसोम। और ओवम के अंदर भी 23 ही होंगे, नंबर में बात करिए, पेयर में नहीं। तो इसलिए जब ये जुड़ेंगे और जाइगोट बनेगा तो 23 प्लस 23 कितना हो गया, 46। डॉटर सेल के अंदर कितना आ जाएगा क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम आ जाएगा। और वही होता है हर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि सेल आपका डिवाइड होता है और ग्रो होता है। ये 23 पेयर है, तो आपका जो भी सेल डिवाइड होके आके बनेगा, नॉर्मल जो सेल होगा आगे, उसमें भी कितना होना चाहिए, 23 पेयर, यानी कि टोटल में 46 क्रोमोसोम ही होने चाहिए, 92 नहीं हो सकते, 46 से ऊपर भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो नए वाले जो होंगे सेल जितने भी बनते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होने चाहिए। इसके लिए फिर एक्सेप्शन लाया गया, क्योंकि वरना तो जुड़ के ज्यादा क्रोमोसोम बन जाते। तो क्या हुआ, हमने ये समझा कि हमारे जो सोमैटिक या फिर बॉडी सेल्स हैं, बॉडी सेल्स माने हमारे ब्रेन के सेल, हमारा लीवर के सेल, हमारे हार्ट के सेल, ये जितने भी हमारे बॉडी सेल हैं ये होते हैं डिप्लॉयड, यानी कि इन सब बॉडी सेल्स के अंदर आपके 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्योंकि ये जो बॉडी सेल है, ये मान के चलिए ये आपका ब्रेन का सेल है, आगे ये भी अगर टूटेगा तो अलग से क्या बनाएगा, जो भी बनाएगा उसमें 23 पेयर ही रखेगा। पर लेकिन सेक्स सेल में क्या होता है, किसी एक का सेल नहीं टूट के बनता है, एक फीमेल का सेल होता है, एक मेल का होता है, ये दोनों मिलके एक नया सेल बनाते हैं। तो इसलिए जो आपके सेक्स सेल हैं इनको हम लोग डिप्लॉयड नहीं कहते, इनको हैप्लॉयड कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ होते हैं, काउंट में हाफ होते हैं ना, जैसे नॉर्मली 46 हो गए, इसके अंदर होंगे हाफ, 23। तो ये समझिएगा कि अगर सेल में सिर्फ एक ही सेट है, मतलब 23 ही क्रोमोसोम आ रहे हैं, पेयर नहीं है, 46 नहीं है ना, तो हम उनको हैप्लॉइड कहेंगे। और जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड ही होते हैं। गैमेट्स में क्या आता है, जैसा मैंने बोला, सेक्स सेल आएंगे, एक होगा स्पर्म मेल के अंदर, एक होगा ओवम फीमेल के अंदर। तो स्पर्म के अंदर भी 23 होंगे नंबर में क्रोमोसोम, 46 नहीं होंगे। ऐसे ही ओवम में भी 23 ही होंगे, 46 नहीं होंगे। तो जब डॉटर सेल बनेगा तो वो आपका कैसे बनेगा, वो बन जाएगा डिप्लॉयड की फॉर्म में, यानी कि 46 उसमें क्रोमोसोम आ जाएंगे, या कह लीजिए 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि क्रोमोसोम के अंदर 23 पेयर होते हैं, जो आपके 22 पेयर हैं वो नॉर्मल है, जो एक पेयर होता है वो जो है वो डिफाइन करता है कि मतलब वो उस एक पेयर को हम लोग एक्चुअल में सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम फीमेल के अंदर XX फॉर्म में होता है, मेल के अंदर XY होता है, बस ये ध्यान रखिएगा। फीमेल के अंदर XX होगा और मेल के अंदर XY होगा, ये फीमेल का है। कई बार XX क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम है फीमेल के अंदर, इसमें अगर एक X मिस हो जाता है, एक X वाला क्रोमोसोम नहीं रहता है, तो वो जो फीमेल है उसको प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, इसको कहते हैं टर्नर्स सिंड्रोम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेल के डिवीजन की जैसे हमने बात करी, ग्रोथ के लिए सेल क्या करते हैं, खुद को तोड़ते हैं, डॉटर सेल बनाते हैं, है ना। तो अगर तो डॉटर सेल जो बन रहा है उसमें डिप्लॉयड बन रहे हैं, मतलब डिप्लॉयड माने सेल जो डिवाइड भी हुआ उसने सेम काउंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही बनाया, 23 पेयर ही बनाए इसमें, 23 पेयर ही इसमें बनाए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये प्रोसेस है माइटोसिस, ठीक है, इसको डिप्लॉयड सेल कहेंगे। और जब रिप्रोडक्शन की बात आएगी, और ऐसे जितने भी डिप्लॉयड सेल है ये सब ग्रोथ वाले सेल होते हैं या फिर बॉडी सेल होते हैं। लेकिन सेल डिवीजन का वो प्रोसेस जिसमें बॉडी सेल इन्वॉल्व ना होके आपके रिप्रोडक्शन वाले सेल इन्वॉल्व होते हैं या सेक्स सेल इन्वॉल्व होते हैं, उसमें जो आपका डिवीजन होता है, उसमें जो आपका मतलब डॉटर सेल बनता है, उसमें हाफ ऑफ द DNA प्रोड्यूस होता है, या कह लीजिए हाफ हो जाता है किसका काउंट, क्रोमोसोम का। तो ये जो हाफ काउंट हुआ, इसके प्रोसेस को हमने कहा कि इसमें हैप्लॉइड सेल बने हैं, ना कि डिप्लॉइड सेल बने हैं, और सिर्फ इस प्रोसेस को हम लोग मायोसिस कहते हैं। ये चीज आपको माइटोसिस और मायोसिस के बारे में ध्यान रखनी है कि मायोसिस का जो प्रोसेस है वो रिप्रोडक्शन में काम आता है, और ग्रोथ में या फिर बॉडी का जो मतलब आपका ग्रोथ है या बॉडी सेल का जो डिवीजन है उसमें माइटोसिस होता है और डिप्लॉइड सेल बनते हैं। अब ब्लड सेल भी हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जो कि इम्यूनिटी के लिए काम आते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक एग्जाम्पल लिया है हमने सिंपली। और ब्लड सेल जो होते हैं इसमें कुछ तो सेल्स होते हैं और कुछ आपका परसेंटेज प्लाज्मा होता है। हमारे ब्लड सेल के अंदर 55% प्लाज्मा है और बचा हुआ पोर्शन 45% क्या है, सेल्स का बना हुआ है, ब्लड सेल का, ठीक है। ब्लड सेल्स के अंदर
ब्लड सेल, एक ब्लड सेल है मान के चलिए, उसके अंदर 55% प्लाज्मा होगा, 45% क्या होंगे, ब्लड सेल के पार्ट्स होंगे। ब्लड सेल डिफरेंट टाइप के होंगे पार्ट्स के अंदर, जैसे आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा और प्लेटलेट्स भी होगा। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। और यही डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट है जो कि बाहर से आने वाला जो एंटीजन या फिर बाहर से आने वाली जो बीमारी है ना, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं, या कह लीजिए हथियार बनाते हैं। ये कॉमन सेंस के साथ समझ लीजिए थोड़ा, बस ये समझिए बाहर से आने वाली बीमारी को एंटीजन कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, और जो अटैक करेगा एंटीजन के खिलाफ, हमारी बॉडी जो लड़ेगी, उसको कहेंगे हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई है या हथियार जो है वो शुरू कर दिए हैं दागने, ठीक है। और इसी तरीके से सेल का एक और भाग होता है जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट डाउन होते हैं तो कई बार होता है ना, डेंगू वगैरह हो गया, ये सारी चीजें प्लेटलेट डाउन से होती हैं। अब हम बात करेंगे, यही देखिए सिंपल फिगर में यहाँ पे बना के समझाया है, ये आपका हेप्लॉइड का एग्जाम्पल है। हेप्लॉइड में क्या होता है, स्पर्म होता है मेल का, फीमेल का जो ओवम होता है, इसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, ना कि 46, बस ये एक्सेप्शन है। वरना क्या होता था, नॉर्मली 23 पेयर होते थे, पर यहाँ 23 है। तो जब जाइगोट बनेगा उसमें सीधा फिर 46 क्रोमोसोम जुड़ के बन जाएंगे, और वही नॉर्मल इंसान के अंदर होते हैं। अब एक चीज यहाँ और आपको समझनी है, जाइगोट क्या है, मतलब जाइगोट बना जब स्पर्म और ओवम बन गए, मिलके एक, मतलब इनसे, इनके कॉम्बिनेशन से एक नया सेल बन गया, यही सेल आगे चल के एक बच्चा बन जाएगा। इसको जाइगोट कहते हैं अर्ली स्टेज के अंदर, ठीक है। अब इस जाइगोट के अंदर वो सारी चीजें हैं जो नॉर्मल सेल के अंदर होंगी, जैसे न्यूक्लियस होगा, ऑर्गेनेलाज होंगे, सब होगा। तो कैसे होगा ये समझिए, जो जाइगोट है उसके अंदर न्यूक्लियस जो रहेगा वो फादर और मदर दोनों का रहेगा, इसको कहेंगे फादर का प्रो न्यूक्लियस और मदर का प्रो न्यूक्लियस, आगे चल के वो सिंगल न्यूक्लियस हो जाएगा। पर इसके अंदर जो ऑर्गेनेलाज रहेंगे, जैसे लाइजोसोम, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे ऑर्गेनेलास केवल और केवल मदर से आते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम इसको कनेक्ट करेंगे हमारे करंट अफेयर के साथ। अगर आपको याद हो, 3 पेरेंट बेबी का कॉन्सेप्ट करंट अफेयर में हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 पेरेंट बेबी का मतलब, जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का ट्रीटमेंट करना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमने पीछे देखा, एक तरीके का ऑर्गेनेलाज है ना। तो अगर किसी भी बच्चे के माइटोकॉन्ड्रिया में डिफेक्ट है, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि उस बच्चे के माइटोकॉन्ड्रिया में डिफेक्ट इसलिए आया क्योंकि माँ के माइटोकॉन्ड्रिया में दिक्कत थी। क्योंकि बच्चे को ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, जो एक ऑर्गेनेलाज है, वो मिल कहाँ से रहा है, ओनली फ्रॉम द मदर, फादर से तो ये मिल ही नहीं रहा। तो जब भी हमें ये चीज पता ही है कि ये वाली दिक्कत माँ के थ्रू ही आई होगी, तो हम दिक्कत आने से पहले ही ट्रीट कर देंगे। इसी को बोलते हैं आपका 3 पेरेंट बेबी का कॉन्सेप्ट या फिर माइटोकॉन्ड्रियल ट्रीटमेंट। अब यहाँ समझिए, अगर माँ के अंदर डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है तो उससे जो बीमारी होती है उसे कहते हैं ले डिजीज। अब ये क्या बीमारी होगी, अब याद कीजिए, हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। और ये क्या देता है, ये एनर्जी देता है। क्योंकि पावर हाउस है, क्योंकि एनर्जी देता है, तो आम सी बात है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव रहेगा तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी, एटीपी कम बनेगा। एनर्जी नहीं बनेगी तो हमेशा थका थका फील होगा, ऑक्सीजन की कमी, मतलब शरीर में वीकनेस सब आएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का ट्रीटमेंट का प्रोसेस लाया गया ताकि आने वाले बच्चों को ये बीमारी ना हो पाए, क्योंकि हमें पता है इस वाले ऑर्गेनेला के कारण ये बीमारी बच्चे में जा रही है। तो 3 पेरेंट बेबी का जो कॉन्सेप्ट है, ये 2 तरीके से आया। एक होता है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, एक होता है मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर। अब इसको समझने से पहले, ये 2 टाइप्स को समझने से पहले सिंपली समझिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। आप इस तरीके से देखिए कि ये है माँ, मदर, ठीक है, बायोलॉजिकल मदर, और ये है बायोलॉजिकल फादर। बायोलॉजिकल फादर का स्पर्म है, बायोलॉजिकल मदर का एग है, ठीक है। इसको जब कंबाइन करेंगे तो जाइगोट बन जाएगा। क्योंकि मुझे पता लग गया कि जाइगोट के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया गया वो डिफेक्टिव है, ठीक है। अब मुझे पता लग गया डिफेक्टिव है, तो मैं क्या करूंगी, जाइगोट के अंदर भी न्यूक्लियस है, मैं क्या करूंगी, एक नॉर्मल थर्ड पर्सन लूंगी, थर्ड मतलब एक तीसरी मां लूंगी जो बायोलॉजिकल नहीं होगी, जो कि डोनर मदर होगी, जो कि डोनेट कर रही है अपने माइटोकॉन्ड्रिया को। उस थर्ड वाले पर्सन का, डोनर मदर का सेल लिया जाएगा। डोनर मदर के सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होगा और ऑर्गेनेलाज है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्योंकि डोनर वाली मदर का मेरे को यहाँ पता लग गया कि जो जाइगोट बना, ये जाइगोट है, ये जाइगोट है, जाइगोट में है न्यूक्लियस, ठीक है। अब जाइगोट का जो न्यूक्लियस है, मुझे इतना पता है ये तो सेफ है, ये सही है बिल्कुल, जो बायोलॉजिकल मदर और फादर से बना। लेकिन इसके जो ऑर्गेनेलाज है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव है और ऑर्गेनेलाज आए मदर से। तो मैं क्या करूंगी, न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए सब कुछ होता है,
तो मैं ये जो डोनर मदर है इसके न्यूक्लियस को बाहर निकाल दूंगी। डोनर मदर के न्यूक्लियस को बाहर निकाल के रख दिया। जो आपका ये कंबाइंड जाइगोट का न्यूक्लियस है इसको मैंने उठा के यहां डाल दिया। तो मैंने क्या कर दिया, जो फादर मदर बायोलॉजिकल फादर मदर का न्यूक्लियस था उसको मैंने डाल दिया डोनर वाले न्यूक्लियस के अंदर, डोनर का न्यूक्लियस निकाल के। तो अब मुझे क्या मिला, डोनर का जो माइटोकॉन्ड्रिया और डोनर के जो ऑर्गेनेलाज हैं वो मैंने यूज कर लिए, पर डोनर का न्यूक्लियस हटा दिया। तो डीएनए की इंफॉर्मेशन तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स की ही रही, और मैंने जो डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया वाला था एरिया उसको हटा के नया वाला माइटोकॉन्ड्रिया का सारा एरिया जो है उसको हथिया लिया। इसी को कहते हैं 3 पेरेंट बेबी, क्योंकि अब जो बच्चा होगा उसमें हमने डोनर वाली जो मदर है उसके माइटोकॉन्ड्रिया को यूज किया। अब ये 2 टाइप का है, एक है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर जिसमें फर्टिलाइजेशन जब हो गया, फर्टिलाइजेशन क्या था, जाइगोट बन गया, मैंने जाइगोट के अंदर चेंजेस किया, जाइगोट जब बन चुका है मैंने जाइगोट का ही न्यूक्लियस उठाकर डोनर मदर में डाल दिया। तो ये प्रोसेस है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एक होता है मैटरनल स्पिंडल, मैटरनल स्पिंडल रिकंस्ट्रक्टेड एग टेक्नोलॉजी भी इसको कहते हैं। इसके अंदर मैं क्या करती, इसके अंदर मैं बायोलॉजिकल फादर जो है इसका न्यूक्लियस ये रहा, बायोलॉजिकल मदर का न्यूक्लियस ये रहा, और ये रहा डोनर वाली मदर का न्यूक्लियस। इसके अंदर मैं क्या करती, सीधा ही ये जो आपकी बायोलॉजिकल मदर है इसके न्यूक्लियस को यहां डालती डोनर वाली मदर में, और डोनर वाली मदर का न्यूक्लियस हटा देती, क्योंकि अब न्यूक्लियस बदल दिया मैंने। फिर मैं ये डोनेशन करने के बाद, ये चेंज करने के बाद न्यूक्लियस, क्योंकि बायोलॉजिकल मदर का माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टेड है, तो ये मैं पोर्शन हटा के इसका न्यूक्लियस यहाँ यूज कर लेती। जब मैं ये कर लेती उसके बाद में फर्टिलाइजेशन करती इसका और इस एग का, ये वाले स्पर्म का, बायोलॉजिकल फादर का और डोनर मदर के ओवम का फर्टिलाइजेशन करके फिर जाइगोट बनाती। ये जो प्रोसेस है मैटरनल स्पिंडल, ये बिफोर फर्टिलाइजेशन जो है वो यूज होता है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, केवल जो लिविंग वंस होते हैं जैसे कि जो जिंदा हैं, सांस ले सकते हैं, वही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के थ्रू रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। लेकिन वायरस लिविंग वन नहीं है, लेकिन तब भी वायरस जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये एक एक्सेप्शन है। और वायरस तभी खुद को जिंदा मतलब फील करता है जब वो किसी होस्ट के अंदर होता है, उसको एक शिकार मिल जाता है जिसके अंदर वो स्टे कर सके। वायरस की अगर बात करें तो वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की बॉर्डर लाइन में मानते हैं, ना ये जिंदा है ना कंप्लीटली मरे हुए हैं। मतलब ये जिंदा कन्वीनियंस के हिसाब से हो जाते हैं जब इनको होस्ट मिल जाता है, और इनका खुद का सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। तो इनको जो भी सेलुलर स्ट्रक्चर मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, जो इनका होस्ट बन जाएगा, जो इनका शिकार बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इनका डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं। तो ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तब तक किसी काम का नहीं है जब तक वायरस ऐसे ही खुला घूम रहा है। जब वायरस को कोई होस्ट मिल गया, मान के चलिए मैं एज अ होस्ट मिल गई, मेरी बॉडी मिल गई, तब ये वायरस का जो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन है ये एक्टिव हो जाएंगे और होस्ट के सेल के अंदर अपना रिप्रोडक्शन करके खुद को इतना बढ़ा देंगे कि ह्यूमन बॉडी के सेल को नुकसान करने लगेंगे, अपने सेल्स को बढ़ाने लग जाएंगे। तो वायरस जो है ये डीएनए, आरएनए जो है वो होस्ट का यूज करके रेप्लिकेट कर देते हैं खुद को, और खुद को बहुत बड़ा बना लेते हैं और खुद का रिप्रोडक्शन करने लग जाते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, वायरस कैसे डीएनए को होस्ट बनाता है। ये मान के चलिए एक वायरस डीएनए को कैसे होस्ट बनाएगा, पहले ये समझिए। ये आपका वायरस है कोई भी, ठीक है, इस तरीके से वायरस है। अब ये ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा, है ना, सेल है, सेल के अंदर डीएनए होगा। ह्यूमन बॉडी का जो डीएनए है, ये डीएनए कैसे काम करता है हमारा, हमने देखा था। डीएनए जो है हमारे मतलब आरएनए के थ्रू हमारे शरीर में इंस्ट्रक्शन देता है, फिर प्रोटीन बनता है। अब वायरस सीधा ही इस डीएनए को पकड़ता है। अगर वायरस का काम ही होता है ना अपने हिसाब से काम करवाना, अगर वायरस इस डीएनए को अटैक करके अपना गुलाम बना ले, तो ये जो डीएनए है, ये जो आगे मैसेज देगा ना आरएनए को कि ये चीजें बनाओ, ये वायरस के हिसाब से देगा। हमारी बॉडी को ना सेव करके ही हमारी बॉडी को नुकसान करने वाला काम करने लगेगा। तो वायरस क्या करता है, वायरस का जो खुद का आरएनए होता है, वायरस का खुद का आरएनए डीएनए के पास जाता है और डीएनए को गलत इंस्ट्रक्शन देके इन्फेक्ट कर देता है। मतलब वायरस के आरएनए ने मान के चलिए डीएनए को इन्फेक्शन दे दिया। ह्यूमन बॉडी जो है या उसका होस्ट जो भी है, उस होस्ट के डीएनए को गुलाम बना लिया वायरस के आरएनए ने, इसको इन्फेक्शन दे दिया, इन्फेक्ट कर दिया। ये जो प्रोसेस हुआ आरएनए ने, क्योंकि अब डीएनए को वो किया है, गुलाम बनाया है। पहले डीएनए के थ्रू आरएनए काम करता था ना ह्यूमन बॉडी में, लेकिन अब वायरस ने छोटी सी चीज आरएनए को यूज करके डीएनए को पावर, मतलब डीएनए की पावर जो है वो हथिया ली। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन या रेट्रो माने होता है पुराना प्रोसेस, ये उल्टी चीज होगी ना, रेट्रो प्रोसेस। तो इसीलिए ऐसे वायरस को कहेंगे रेट्रो वायरस। जैसे HIV एड्स आपका रेट्रो वायरस है।
हम ह्यूमन बॉडी का डीएनए हो गया इन्फेक्टेड। ये किसने इन्फेक्टेड किया? वायरस आरएनए ने। अब ये देखिए यहाँ डीएनए जो है वो ह्यूमन बॉडी का अब इन्फेक्टेड है, तो आरएनए डीएनए जो ह्यूमन बॉडी के अंदर अब है, अब वो जो भी इंस्ट्रक्शन देगा आरएनए को, मैसेंजर आरएनए को, वो इंस्ट्रक्शन एक्चुअल में ये नहीं दे रहा, वो कौन दे रहा है? वो वायरस ही दे रहा है। तो इसीलिए हम इसको कहेंगे ये अब आरएनए जो है ये वायरस आरएनए बन गया। आगे जो प्रोटीन बनेगा, अब ये प्रोटीन डीएनए की इंस्ट्रक्शन से नहीं बन रहा, वायरस वाले जो डीएनए है उसकी इंस्ट्रक्शन से बन रहा है, तो इस प्रोटीन को भी कहेंगे वायरस प्रोटीन। तो आगे जो भी अब चीजें इस सेल के अंदर बनेगी वो वायरस की जी हजूरी से बनेगी, ना कि हमारी ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल डीएनए की जी हजूरी से। तो ये सारा पैटर्न बदल गया, एक सेल इन्फेक्टेड, दूसरा इन्फेक्टेड, पूरी बॉडी के सेल्स में नुकसान। ठीक है, इसीलिए ये चीज खराब होने लग जाती है, बॉडी के अंदर नुकसान करने लग जाती है। तो ओरिजिनल जो वायरस था आरएनए, उसने क्या किया? उसने पूरे के पूरे सेल्स को इन्फेक्ट करके पूरी बॉडी में खुद का आरएनए, खुद के प्रोटीन बनवाए और बहुत सारे वायरस को बॉडी में पैदा कर दिया। और वायरस ये सारी चीजें तभी करता है जब उसको होस्ट मिलता है, होस्ट की बॉडी मिलती है, उसके अंदर ही करेगा, इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता। नेक्स्ट बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोलॉजी जो है उसके ऊपर टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज करके हमने नई नई इन्वेंशंस करी हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो डीएनए है वो इस तरीके का होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जिसको कह सकते हैं ना, उलझी हुई रस्सी, और ये जो इसका पोर्शन है, मतलब ये जो ऐसे उलझा हुआ स्ट्रक्चर है, इसी पे जो आपके ये कोड्स हैं, मतलब एलिमेंट्स हैं जिनकी पेयरिंग हो रखी है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। अब एक चीज और समझिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग के यहाँ इसमें एलिमेंट्स होते हैं, ए होगा तो यहाँ टी होगा, यहाँ सी होगा तो यहाँ जी होगा। ठीक है, अगर ये आरएनए है, डीएनए में तो एटीसीजी होता है ना, अगर आरएनए है तो आरएनए के अंदर आपका, यहाँ देखिए हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, मैं आपको बताना भूल गई थी, आरएनए के अंदर आपका टी नहीं होगा, आरएनए में टी नहीं होगा, टी की जगह पे क्या होगा? यू होगा, यानी कि यूरासिल होगा। मतलब ऐसे है ना, ए टी सी जी, तो आरएनए में ए के ऑपोजिट क्या मिलेगा? हमें यू मिलेगा, जिसको यूरासिल कहते हैं। अब एक चीज यहां ध्यान से देखिए फिर से, क्योंकि ये ऑपोजिट में होते हैं एक दूसरे के, है ना, तो ये एक कोड है। मैं इतना सा मान के चलिए पोर्शन लेती हूँ और मुझे ये समय लग गया कि यहाँ ए है, यहाँ टी है, अगले कोड में यहाँ पे फिर से ए ऊपर है, फिर टी है, फिर यहाँ कहीं पे सी है, फिर जी है, फिर यहाँ जी है, फिर सी है, ये मुझे एक कोड मिल गया। यही वो कोड है जो मेरे, मान के चलिए अब बहुत फनी सा एग्जांपल ले लेते हैं, जो सर के अंदर जुएं डाल रहा है, लाइस क्रिएट कर रहा है ना, मतलब गंभीर बीमारी पैदा कर ली। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे समझिए कि फंगस मतलब जो है उस जैसी बीमारी को पैदा कर रहा है शरीर में कहीं पे, ये वाला वो कोड है, मुझे पता लग गया। और ये हर जगह हो रहा है, मतलब यही वो कोड है जिसकी वजह से ये जो जीन्स है कह लीजिए, जिसके कारण, ये हमने वो एग्जांपल लिया है जो एक लेमैन का एग्जांपल है, इसको ऐसे मत जोड़िएगा जेनेटिकली बीमारी नहीं है, ये नहीं है, बस ये समझिए ये वो कोड है जिसको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, जिसकी वजह से शरीर में कहीं ना कहीं फंगल इन्फेक्शन जो है वो क्रिएट हो रहा है। अगर मुझे इतना समझ लग गया कि ये जो कोड है इसके कारण ही बीमारी हो रही है, तो मैं इस कोड को कैसे करके अपनी बॉडी से, अपने मतलब डीएनए से हटवाने की कोशिश करूंगी। अगर हटवा दूंगी तो इस बीमारी से राहत पा लूंगी परमानेंट तौर पे, वरना कोई आराम नहीं मिल रहा, है ना। तो ये जो हम चीज कर रहे हैं, इसको हटवाना, इसका इलाज कर देना, किसका इलाज हो रहा है? बहुत उलझी हुई चीज का। कौन सी उलझी हुई चीज? डीएनए, जिसको खोलने में बहुत टाइम लगे समझने में, है ना। ये जो इलाज हम करते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग बायोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर रहे हैं। अब एक चीज और समझिए, ये कोड जो है एक पर्टिकुलर कोड है, इसी कोड को हम कहेंगे जीन, है ना। तो ये वो जीन है जिससे समझ में आया कि फंगल इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर। अब ऐसे ही कोई और जीन होगा, कोडिंग का सेट होगा, जिससे शरीर के अंदर किसी को सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी हो रही होगी। ऐसे ही एक और जीन होगा जिसके कारण किसी के शरीर में ब्लड डिसऑर्डर क्रिएट हो गया होगा। तो ये जो आपकी कोडिंग का सेट है, हर एक कोडिंग वाले जो सेट हैं, इन्हीं कोडिंग के सेट के पोर्शंस को जीन्स कहते हैं। तो जीन्स क्या है? कुछ नहीं है, जीन्स डीएनए का वो हिस्सा है जहां पे कोडिंग हो रखी है। और एक चीज और समझिएगा, डीएनए के पूरे हिस्से में कोडिंग नहीं है, डीएनए के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं। ये देखिए, जैसे ये पार्ट है डीएनए का, ये नॉन कोडिंग पार्ट है जिसपे कोई कोड नहीं है, जिसपे कोडिंग रहेगी वो हिस्सा जीन कहलाएगा। ठीक है, नॉन कोडिंग जो आपका रीजन होता है डीएनए के अंदर, उससे भी ह्यूमन के अंदर डिफरेंस जो है वो समझा जा सकता है। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंट का जो है, वो हर किसी का फिंगरप्रिंट अलग होता है ना, तो वो जो पोर्शन है वो नॉन कोडिंग जो एरिया है डीएनए का, वो वहां से आइडेंटिफाई होता है। और पूरे के पूरे हर एक पार्ट में डीएनए के जो है वो कोड नहीं हो सकता। ये जो कोड्स होते हैं किस चीज के कोड है? ये किसी चीज के कोड नहीं है, ये प्रोटीन के ही कोड है।
यानी कि हमारी बॉडी में जो भी चीजें बनती है वो प्रोटीन से बनती हैं, और प्रोटीन की इंस्ट्रक्शन डीएनए के थ्रू ही बाहर निकलती है ना। तो ये प्रोटीन के ही कोड हैं। अगर इन कोड्स को बदल दिया जाए या इन कोड्स को हटा दिया जाए बीमारी को दूर करने के लिए, तो हमारी बीमारी भी खत्म हो सकती है, चीजें सॉल्व हो सकती हैं। तो कोडिंग वाले पार्ट को जीन्स कहेंगे। जितना ज्यादा अच्छी कोडिंग होगी उतने अच्छे जीन्स, उतने अच्छे एंजाइम और प्रोटीन बनेंगे, उतने अच्छे कैरेक्टरिस्टिक, उतने हेल्दी हम, है ना। और ये कोड जाता किसके लिए है? ये जो जीन्स के अंदर कोड रहता है ये आरएनए के लिए कोड होता है। आरएनए ये कोड डीएनए से लेता है और फिर प्रोटीन जो है वो बनता है। ये जो मेथड मैंने आपको बताया जिससे हम अपने जीन्स को चेंज कर सकते हैं, इसी मेथड को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेथड। जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड में दो तरीके की टेक्निक अपनाई जाती हैं। एक तो सीधा सीधा आपके जो जीन्स हैं, यानी कि आपका डीएनए आरएनए जो है, या जिसको जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, इसको सीधा एडिट कर दिया जाता है, मतलब इसमें चेंजेस कर दिए जाते हैं। जब इसमें चेंजेस करेंगे तो आम सी बात है, किसी में जीन्स ही बदल दिए तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वही बदल जाएंगे, क्योंकि जीन्स ही तो प्रोटीन का पूरा वो है, क्या बोलते हैं, माई बाप, और आगे इसी से कैरेक्टरिस्टिक बनता है। सो विजिबल कैरेक्टरिस्टिक या फिर फेनोटाइप इनको कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, ये भी बदल जाते हैं। दूसरी टेक्निक होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए जेनेटिक डॉनिंग, इसको ये दो नाम से जाना जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, डीएनए के दो जो पीसीज होते हैं इनको आपस में जोड़ देते हैं, और ये मतलब जो नहीं चाहिए डीएनए का पोर्शन जीन्स का, जो हमारे लिए खतरनाक है, उसको हटा दिया। बाकी जो दो पोर्शन है जो हमारे लिए और अच्छे हो सकते हैं उनको आपस में जोड़ दिया। या ऐसे समझिए कि मतलब कोई हस्बैंड वाइफ है, उनको अपना जो बच्चा चाहिए उसकी आंखें बिल्ली चाहिए। बिल्ली आंखों के लिए जो दो कोड आपस में होने चाहिए, वो उस बच्चे के सेल के अंदर उन दो कोड्स को या उन दो डीएनए के सेगमेंट को आपस में जोड़ देंगे, जो नेचुरली कभी एक साथ नहीं मिलते पर उन्होंने कर दिया। तो ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब हम लोगों ने कुछ रिकॉम्बिनेशन सा बिठा दिया डीएनए का, या तो बीमारी हटाने के लिए या फिर किसी अपनी मनचाही इच्छा के लिए। एक और प्रोसेस होता है जिससे कि बायोटेक्नोलॉजी की मेथड को किया जाता है, वो है बायो प्रोसेस या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें अगर किसी के फीचर्स को बदलना है तो सीधा केमिकल्स का यूज करके सेल में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग की, क्योंकि हमें समय लग गया ये होती क्या है। तो ध्यान रखिएगा, एक टर्म आपने सुनी होगी बायोलॉजी के एनसीईआरटी में भी लिखी है, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है जीन्स को मॉडिफाई कर देना। जीन्स को मॉडिफाई करने का परफेक्ट एग्जाम्पल मूवी है आपकी एक्समैन। एक्समैन में देखा होगा ना, कभी किसी के पंख निकले हैं, कभी किसी के नाखून लंबे हैं, उन सबको क्या कहते थे, उसमें कहते थे म्यूटेंट्स हैं। म्यूटेंट्स का मतलब उनके जीन्स के साथ छेड़छाड़ हुई है, जीन्स के साथ मॉडिफिकेशन हुआ है। एक होता है टर्म जीनोम। जीनोम का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि ये कोडिंग है, कोडिंग है तो मतलब कोडिंग वाला पोर्शन जो है उसको कहेंगे जीन्स है। जीन्स का जो कंप्लीट सीक्वेंस है, ठीक है, कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ जीन्स या कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ डीएनए, इसी को कहते हैं पूरे तरीके से जीनोम। जब हम पूरा सीक्वेंस स्टडी कर लेते हैं एक डीएनए का, तो हम कहते हैं कि हमने पूरा का पूरा जीनोम स्टडी कर लिया। ठीक है, क्योंकि पूरा डीएनए स्टडी हो गया तो मतलब एक सेल पूरा समझ ही गए, एक सेल समझे तो सारे सेल समझ गए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्सेस जीन एडिटिंग, ये दो टर्म थोड़ी सी अलग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि आपने जीन्स के अंदर जो चेंजेस किए हैं उसके लिए आपने किसी फॉरेन मतलब एलिमेंट का जीन लिया है, मतलब फॉरेन वाले किसी भी मतलब सेल का जीन जो है उसको यूज किया, उसको इंसर्ट किया, फिर आपने मॉडिफिकेशन किया। क्योंकि फॉरेन के जीन को इंट्रोड्यूस किया, इस टर्म को कहते हैं ट्रांस। ठीक है, तो नए वाले फॉर्म्ड जो ऑर्गेनिज्म है जो इस तरीके से बनेंगे फॉरेन वाले एलिमेंट को यूज करके, उनको कहेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक इंजीनियरिंग आगे तीन तरीके की होती है, हम यहाँ दो देख रहे हैं। एक तो क्लोनिंग का मेथड है, एक है थ्री पेरेंट बेबी। थ्री पेरेंट बेबी या माइटोकॉन्ड्रिया ट्रीटमेंट में याद कीजिए, हम लोगों ने जो डोनर थी, डोनर मदर, उसी का तो न्यूक्लियस हटाया था और बाकी उसका जो ऑर्गेनेला वाला पार्ट था वो यूज कर लिया था ना। तो हमने फॉरेन वाला जीन या फॉरेन का कुछ एलिमेंट यूज किया था, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हुआ। जीन एडिटिंग का मतलब क्या है, हमने किसी भी ह्यूमन की बीमारी को ठीक करने के लिए उसी के जीन्स का एक सीक्वेंस हटा दिया, पर किसी फॉरेन के जीन को एडिट नहीं किया। तो फॉरेन के डीएनए को बिना इंट्रोड्यूस किए किसी के खुद के जीन्स को हटा देना या ऑल्टर कर देना, इसको बोलते हैं जीन एडिटिंग। ये किसी बीमारी को खत्म करने के लिए की जाती है। जैसे मान के चलिए कोई ऐसा जीन का सीक्वेंस है जिसके कारण सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी किसी को हुई है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें आपके जो आरबीसी सेल हैं, रेड ब्लड सेल है ना, इनका शेप जो है वो सिकल सेल जैसा हो जाता है। इस शेप के कारण ये क्या करते हैं, इस शेप के कारण, क्योंकि आरबीसी रेड ब्लड सेल क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो ये सेल का शेप चेंज होने के कारण ये बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लड के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई ऑर्गन्स में रुकने लग जाती है, बीमारियां बढ़ जाती हैं, ऑर्गन फेल भी हो जाते हैं कई बार। तो सिकल सेल
जिस भी जेनेटिक कोड की वजह से हो रही है, हम उस जीन के कोड को ही बॉडी से हटा देंगे। अगर वो कोड हमने हटा दिया तो हम कहेंगे कि जीन एडिटिंग हुआ, या हमने उस कोड को साइलेंट कर दिया, उस कोड के ऊपर कोई ऐसा इंजेक्शन, कोई ऐसी चीज छिड़क दी, केमिकल डाल दिया कि वो जीन ही साइलेंस हो गया, तो हम कहेंगे तब भी जीन एडिटिंग हुई। लेकिन फॉरेन का कोई जीन तो यूज नहीं किया ना, तीसरा पर्सन का जीन तो नहीं लिया, तो इसीलिए ये जीन एडिटिंग है। इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां फॉरेन का एलिमेंट यूज किया वो हो गया ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। जहां खुद का ही जीन हमने एडिट कर दिया सिंपली विदाउट इंट्रोड्यूसिंग द फॉरेन का एलिमेंट, तो उसको कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और जीन साइलेंसिंग के भी मेथड्स हैं, जैसे यहाँ पे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के मेथड थे क्लोनिंग, 3 पेरेंट बेबी। जीन साइलेंसिंग में हम लोग यूज करते हैं क्रिस्पर कैस9। ये सब क्या है आगे देखते हैं। तो देखिए, फॉरेन का जो जीन है वो अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आम सी बात है, हमें फॉरेन के जीन को ह्यूमन बॉडी में डालने के लिए कोई प्रोसेस, कोई टेक्नोलॉजी भी तो निकालनी पड़ेगी ना। तो ये टेक्नोलॉजी के लिए हमने मदद ली बैक्टीरिया की। अब ध्यान से समझिए, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि बैक्टीरिया है उसके अंदर प्लाज्मिड होता है, जैसे हमारे यहाँ न्यूक्लियस है उसी शेप में मान के चलिए इसके अंदर प्लाज्मिड होगा। ये जो प्लाज्मिड है ये कुछ नहीं है, ये क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है जो सर्कुलर शेप का होता है। जैसे हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो इस शेप का है ना, हेलिकल स्ट्रक्चर है, घूमे हुए स्प्रिंग जैसा। वैसे ही जो बैक्टीरिया के अंदर हम यहाँ प्लाज्मिड देख रहे हैं, ये भी एक तरीके से एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है, पर ये डीएनए की शेप सर्कुलर है। बस इसको ऐसे समझिए। अब ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया का पूरा डीएनए ही सर्कुलर है, कुछ पोर्शन इसके डीएनए का, बाकी जो बैक्टीरिया है उसमें ये डीएनए ऐसा भी हो सकता है जैसे नॉर्मल होता है हमारे बॉडी के अंदर, कैसे भी। पर प्लाज्मिड वो है जो सर्कुलर शेप में है, क्रोमोसोमल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ये जो एरिया है, बैक्टीरिया को स्टडी करते हुए साइंटिस्ट को समझ आया कि ये जो प्लाज्मिड का एरिया है इसको कट किया जा सकता है, इसको बाहर निकाला जा सकता है बैक्टीरिया से। इसको बाहर निकाल के इसके अंदर फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया जा सकता है। फॉरेन के डीएनए को जब हम इसमें इंसर्ट करेंगे तो हम बैक्टीरिया से अपनी इच्छा के अनुसार काम करवा सकते हैं। ये डिस्कवरी कोहेन और बॉय ने की थी। अब ये क्यों की थी, ध्यान से समझिए। हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है उससे हमारी बॉडी में शुगर जो है वो कंट्रोल होती है। अगर ये इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो बिगड़ जाए तो इंसान को डायबिटीज हो जाती है, क्योंकि तब हमारी बॉडी में शुगर का जो कंट्रोल है वो बिगड़ जाता है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन जो है उसके मतलब उसके जब ये बीमारी डायबिटीज वगैरह आई तो फिर इंसुलिन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करने के लिए हमने जो ट्रीटमेंट शुरू किया उसके लिए हमें बहुत सारे पिग्स को मारना पड़ रहा था। क्योंकि मारना पड़ रहा था तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने कुछ ऐसी टेक्निक निकाली कि हम कुछ ऐसा इंजेक्शन बनाए, कुछ ऐसा चीज बनाए, या मान के चलिए उस चीज को अगर हम हमारी बॉडी में इंजेक्ट करें तो सीधा सीधा इंसुलिन अपने आप रेगुलेट होना शुरू हो जाए। पर इंसुलिन का सारा रिलेशन तो सेल और डीएनए के साथ है, तो हम ये करेंगे कैसे। आम सी बात है, फिर हमने एक बैक्टीरिया ढूंढा। उस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड जो है वो प्लाज्मिड को हम लोग मॉडिफाई कर सकते थे। उस प्लाज्मिड को हमने मॉडिफाई किया, जो पिग से हम चीज लेते थे इंसुलिन को कंट्रोल करने वाली, हमने प्लाज्मिड के अंदर इंजेक्ट करी। फिर हमने देखा बैक्टीरिया जो है वो आराम से, प्लाज्मिड जब उसका मॉडिफाई हुआ तो इंसुलिन बनाने लग गया। अब हमें कुछ नहीं करना था क्योंकि इंसुलिन ही तो बनना जो है वो कम बंद हो जाता है ना ह्यूमन बॉडी के अंदर जब डायबिटीज होती है। अब हमने इंसुलिन को बैक्टीरिया के थ्रू बनवाना शुरू कर दिया। अब सीधा सीधा इसी बैक्टीरिया को हमारी बॉडी के अंदर डालना है और हमारी बॉडी के अंदर फिर से इंसुलिन बनने लग जाएगा। डालेंगे कैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो आम सी बात है, ऐसा समझिए एक फॉरेन डीएनए है और ये प्लाज्मिड है बैक्टीरिया का। सो ये बैक्टीरिया वाला जो प्लाज्मिड का एरिया है इसको हम कट करेंगे, फॉरेन के डीएनए को इसमें इंसर्ट करेंगे। काटने के लिए क्या करेंगे, काटने के लिए एक सीजर यूज करेंगे जो मॉलिक्यूलर होगी, यानी कि कैंची से नहीं काटेंगे, एक एंजाइम ही होता है जिसको यूज करेंगे जो यहाँ से काटेगा इन दोनों चीजों को। काट के इनको क्या करेगा, अलग कर देगा। जब ये कट के अलग हो जाएंगी तो इनको आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए फिर से एंजाइम का यूज करेंगे। इस एंजाइम को लाइगेज एंजाइम कहेंगे। और ये दोनों चीजें जब जुड़ जाएंगी तो हमारे पास आ गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। और ये वो प्लाज्मिड है जो क्या पैदा कर पा रहा है, जो इंसुलिन बना पा रहा है। अब यही इंसुलिन सीधा ह्यूमन बॉडी में डालेंगे। अब ऐसा नहीं है सीधा इंजेक्ट कर सकते हैं, हम सीधा इंजेक्ट नहीं करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर भी पेट में कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं, हम पेट में एक ऐसा बैक्टीरिया ढूंढेंगे जिसके अंदर सीधा हम इसको इंजेक्ट कर सकें या उसके थ्रू इसको बॉडी में डाल सकें। फिर हमारी बॉडी नेचुरल तरीके से इंसुलिन को बनाना शुरू कर देगी। इस तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट की टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो काटने पीटने का काम करते हैं, ये दो तरीके के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सो का मतलब यही है कि जो आपका डीएनए का सेगमेंट कट होगा,
वो बिल्कुल आउटर एरिया से बाहरी बाहरी तरीके से कट होगा, जिस पोर्शन को आपको काट के निकालना है। और अगर एंडो की बात करें तो आप अगर डीएनए को काटना चाहते हैं, किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे उसको जाके काट सकते हैं। ऐसा नहीं है आखिर आखिर के पॉइंट से ही काटना है, पर्टिकुलर पोजीशन, फिक्स पोजीशन से काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जीन एडिटिंग के आगे हम बात करें। सो जीन एडिटिंग में हम लोग बात करेंगे क्रिस्पर कैस9 की। देखिए क्रिस्पर क्या है, मान के चलिए जीन्स को स्टडी करते टाइम इस तरीके से साइंटिस्ट को एक डिस्कवरी मिली कि जब हम ऐसे पढ़ रहे हैं तो जीन्स को पढ़ते टाइम एक ऐसा सेगमेंट है जो सेम तरीके से रिपीट हो रहा है, और इस सेगमेंट के अंदर का जो स्पेस है वो भी एकदम सेम है। और ये जो रिपीटेड सेगमेंट है इसी को हमने क्रिस्पर कह दिया। जीनोम को स्टडी करते टाइम हमने ये चीज समझी। तो ये जो सेगमेंट रिपीट हो रहा था ये पैलिंड्रोम फॉर्म में हो रहा था। पैलिंड्रोम फॉर्म का मतलब कि आप इसको ऐसे लेफ्ट टू राइट पढ़िए, राइट टू लेफ्ट पढ़िए, सेम ही तरीके से मिलेगा। जैसे कि आपका मलयालम वर्ड है, उल्टा पढ़ो सीधा पढ़ो, सेम आपका मतलब आपको पढ़ने में लगेगा। इसको पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो ये जो सेगमेंट हमें नजर आया जो पैलिंड्रोम फॉर्म में था, एक बार रिपीट हो रहा था लगातार, स्पेसिंग भी थी, इसी को हमने बोला क्रिस्पर। इसका नाम भी उसी हिसाब से, फुल फॉर्म भी उसी हिसाब से है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। क्रिस्पर का बहुत ज्यादा ना हमें फायदा समझ में आया कि ये हमें जीन एडिटिंग में बहुत अच्छी मदद कर सकता है। इसके साथ हमने कैस9 नाम का एक एंजाइम या प्रोटीन ढूंढा। ये प्रोटीन एक कैंची की तरह काम कर सकता था, मतलब ये जो प्रोटीन था, इस प्रोटीन से सीधा का सीधा हम लोग किसी भी जीन्स के पोर्शन को जो थे वो काट सकते थे, काट के फिर उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते थे। और क्रिस्पर क्या कर सकता था, क्रिस्पर इंस्ट्रक्शन जारी कर सकता था उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि मतलब इस तरीके का हमें एक पोर्शन मिला था जीनोम के अंदर। कैस9 और साथ में गाइड आरएनए, मतलब कैस9 जो है, कैस9 नाम का प्रोटीन, इसके साथ हम लोगों ने आरएनए जो है इसको मॉडिफाई किया, मतलब आरएनए को इंस्ट्रक्शन जारी किया और आरएनए को ये बताया कि कैस9 जो एक प्रोटीन है इसको पकड़ो और ले जाओ डीएनए के उस एरिया के सेगमेंट में जिसको काटना है, जिस जीन को एडिट करना है। तो ये सारी चीजें कैस9 प्लस आपका आरएनए का जो इंस्ट्रक्शन है ये मिलकर इस एरिया में जाएंगे, इस एरिया को जीन को काटेंगे और काटने के बाद मॉडिफिकेशन जो है उस जीन का कर देंगे। इसी प्रोसेस को, जहां पे टारगेट एरिया ऑफ डीएनए जो है उसको काटा पीटा जा सकता था, उसमें चेंजेस किए जा सकते थे, इसी प्रोसेस को कहते हैं जीन एडिटिंग विद द हेल्प ऑफ क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से जीन एडिटिंग आपकी आरएनए इंटरफेरेंस इसको कहते हैं, इसकी मदद से भी होती है, जिसमें हम लोग किसी भी एरिया होता है जो जीन का उसको साइलेंस करने के लिए आरएनए के थ्रू इंस्ट्रक्शन भिजवाते हैं और आरएनए के थ्रू इंस्ट्रक्शन भिजवा के उस जीन को साइलेंस कर देते हैं। या फिर कई बार क्या करते हैं, डीएनए जो कि आरएनए को इंस्ट्रक्शन देता है, आरएनए जो है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो ही नहीं करता। फॉलो नहीं करता तो मतलब उस जीन के लिए, जो जीन हमारे लिए नुकसानदायक है, उसके लिए प्रोटीन बनवाएगा ही नहीं। जब प्रोटीन नहीं बनवाएगा तो वो जो जीन है वो अपने आप साइलेंस हो जाएगा। इसी तरीके का आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो टोबैको के लिए यूज किया गया था, इन्फेक्शन को उसमें से हटाने के लिए। जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करें तो जैसा मैंने आपको बोला कि 3.3 बिलियन सीक्वेंस जो हैं, एटीसीजी जो हमने देखे थे, एलिमेंट्स होते हैं पेयर्स में डीएनए के अंदर, 3.3 बिलियन सीक्वेंस इसके एटीसीजी के या पेयर के वो हमें एक सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर हम इन सीक्वेंस को समझ जाएं, यानी कि कौन सा पेयर कहाँ पे है, कौन सा जीन क्या काम करता है, तो आम सी बात है हम लोग बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। तो इसका प्रॉपर स्टडी जो हम करते हैं सीक्वेंस का, इसी को कहते हैं जीनोम का सीक्वेंसिंग करना। या मैंने आपको बोला था ना, जीनोम क्या है, एक कंप्लीट आपका जो डीएनए है या फिर सेट ऑफ जीन्स है उसी को कंबाइनली हम जीनोम कहते हैं। तो उसी का सीक्वेंसिंग करना, उसकी पोजीशंस को देखना, समझना, नोट डाउन करना, ये सीक्वेंसिंग है। सबसे पहला ह्यूमन के जीनोम को समझने वाला जो प्रोजेक्ट था वो 1990 में आया, इसमें इसको 2003 में कंप्लीट कर दिया गया, जिसमें हमने हमारी ह्यूमन की बॉडी के सारे जीनोम को अच्छे से सीक्वेंस करके तैयार कर लिया। सेकेंड प्रोजेक्ट था अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट, 2018 में आया है, 10 साल के लिए लागू रहेगा। इसमें बायोम का सीक्वेंस, यानी कि ना केवल ह्यूमंस का बल्कि एनिमल्स के जीनोम का सीक्वेंस सबका किया जाएगा। थर्ड आया आपका जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये काम कर रहा है। इसके अंदर 10,000 लोगों के जीनोम को स्टडी किया गया। फिर फोर्थ है इंडिजन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के तहत पैसा दिया गया है। इसमें 1000 अलग अलग एथनिक ग्रुप की जो ट्राइब्स हैं, अलग अलग एथनिसिटी के जो लोग हैं, उनके जीन्स की सीक्वेंसिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। क्योंकि देखिए आपको बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स इंडिया में पता होंगी जो खत्म हो रही है, लुप्त प्रजातियों में आ रही हैं। वो क्या हो रही, क्यों लुप्त हो रही हैं, क्या उनमें ऐसे जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं, इसके लिए ही आपका इंडिजन प्रोजेक्ट चलाया गया है, जिसमें उनका जीन सीक्वेंसिंग किया जाएगा।
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी नाम की बॉडी है। ये वही बॉडी है जो हमारे देश के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उनको परमिशन देती है। और ये जो आपकी कमेटी है, इसके जो हेड होते हैं वो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के स्पेशल सेक्रेटरी होते हैं। जो इसके को चेयर प्रेसिडेंट होते हैं वो साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली क्रॉप्स का मतलब क्या हुआ, किसी क्रॉप के अंदर हम लोगों ने चेंजेस कर दिए, वो चेंजेस अपने फायदे के लिए किए। मान के चलिए कोई ऐसी क्रॉप है जो सूखे वाले एरिया में उग नहीं सकती थी, पर अब हमने क्या किया, वो सूखे वाले एरिया में उसको उगाने के लिए उसके जो फसल के जीन्स थे उनको चेंज कर दिया। वो जीन जो कि रोक रहा था फसल को कि वो सूखे वाले एरिया में ना उगे, उस जीन को हमने साइलेंस करवा दिया, तो अब वो जीन सूखे वाले एरिया में भी उग रही है। इसी को बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ऐसा ही मॉडिफिकेशन कॉटन के अंदर किया गया था। देखिए कॉटन के अंदर क्या था, एक ऐसा कीड़ा या ऐसा पेस्ट था जिसको हम बॉलवर्म कहते थे, वो कॉटन को खराब करता था। हम लोगों ने ये स्टडी किया कि कॉटन जो है, बॉलवर्म जो उसको इन्फेक्ट करता है, अगर हम कॉटन के अंदर एक बैक्टीरिया हमने पकड़ा, हमें ये समझ में आया कि एक बैक्टीरिया था जिसको बोलते थे बैसिलस थेरेनोजेनेसिस, ये बीटी नाम का बैक्टीरिया था। हमें समझ आया ये जो बैक्टीरिया है ना, ये जो कीड़ा कॉटन को इफेक्ट कर रहा है, ये बैक्टीरिया जो है ये इस कीड़े को आराम से मार सकता है, क्योंकि जब ये कीड़ा इस बैक्टीरिया के आसपास जाए तो मर जाए। तो हमने बीटी नाम के बैक्टीरिया से वो वाला जीन्स निकाल लिया जो कि फायदा कर सकता था कॉटन की क्रॉप को, क्योंकि वो जीन्स के थ्रू कॉटन की क्रॉप जो थी वो खुद को इस वाले कीड़े से बचा सकती थी। तो ये बीटी का जीन्स हमने डाल दिया कॉटन के अंदर, इस कॉटन को बोल दिया बीटी कॉटन। तो मतलब बीटी कॉटन वो कॉटन है जिसपे बॉलवर्म का कीड़ा या पेस्ट अगर जाएगा तो मर जाएगा, क्योंकि ये वाला जीन्स जो है बैक्टीरिया वाला वो इसके अंदर है, ये वही जीन्स है जिससे कीड़ा मर रहा था। तो ये जो बीटी कॉटन है ये हो गई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। देखिए जीएम क्रॉप का जो स्टडी है उसका रिकमेंडेशन की ये क्रॉप इंडिया में यूज होगी, इसको अप्रूव करना नहीं करना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी करती है। लेकिन फाइनल डिसीजन जो है ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ही ले सकती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड होता है या क्रॉप्स होती हैं, इसको इम्पोर्ट अगर करना है, इंपोर्ट माने दूसरे देश से मंगवाना, इसके लिए जो क्लियरेंस है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी भी देती है, और फसाई फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी देती है, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आती है। फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्यों इंपोर्ट करने वाली क्रॉप जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड उसके लिए अप्रूवल देती है, क्योंकि अगर हम कुछ विदेश से मंगवा रहे हैं और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो कल को वो हमारी हेल्थ को नुकसान भी तो कर सकता है ना। नुकसान ना करे इसके लिए हम लोग ये चीज कर रहे हैं, हेल्थ वाली मिनिस्ट्री को इंक्लूड कर रहे हैं। अगली बात करेंगे क्लोनिंग के प्रोसेस की। क्लोनिंग क्या था, जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक मेथड था, ठीक है। क्लोनिंग अलग अलग तरीके की होती है, जीन क्लोनिंग, थेरेपेटिक क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। तो हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग की। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जीन क्लोनिंग में हम लोग एग्जैक्टली जो जीन्स रहेगा उसी का कॉपी या रेप्लिका बना देंगे। थेरेपेटिक क्लोनिंग में जो आपके टिश्यूज हैं, बॉडी में ऑर्गन्स हैं, उसका एग्जैक्ट रेप्लिका बना देंगे। टिश्यूज क्या होते हैं, जब नंबर ऑफ सेल एक साथ होते हैं उससे बनता है टिश्यू, नंबर ऑफ टिश्यूज एक साथ होते हैं तो ऑर्गन बनता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग क्या है, सीधा का सीधा एक ऑर्गेनिज्म ही दूसरे ऑर्गेनिज्म का रेप्लिका बना दिया, सेम रेप्लिका बना दिया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के लिए हम लोग सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर नाम की टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज करते हैं। अब ये सोमेटिक सेल क्या होते हैं, सोमेटिक सेल ऐसे समझिए कि कोई भी हमारी बॉडी का रैंडम सेल, देखिए एक तो सोमेटिक सेल होंगे, एक होंगे आपके सेक्स सेल या फिर रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड सेल जिनको गैमेट सेल कहते हैं। तो सोमेटिक सेल वो सेल हैं जो कि बॉडी सेल्स हैं, यानी बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स के सेल एक्सेप्ट द सेक्स सेल। जैसे आपके ब्रेन के सेल हो गए, है ना, जैसे आपके किडनीज के सेल हो गए, जैसे आपके किडनीज के सेल को नेफ्रॉन्स आपने पढ़ा होगा, वो कहते हैं नेफ्रोलॉजी कहते हैं किडनी की स्टडी के ब्रांच को। इसी तरीके से आपके लीवर के सेल हो गए, ये सारे ये सब सोमेटिक सेल हैं आपकी बॉडी के सेल। तो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के लिए हम लोग सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म फ्रॉग था जिसकी रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग हुई थी, और सबसे पहला मैमल कौन था, डॉली, जो कि एक शीप थी, एक भेड़ थी। अब हम स्टडी करेंगे ये क्लोनिंग होती कैसे है। मैंने आपको बोला क्लोनिंग के लिए सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर यूज होता है। तो मान के चलिए आपका एक शीप है जो है शीप ए। इस शीप ए का हमने एक सोमेटिक सेल लिया, मतलब इसका कोई भी बॉडी सेल ले लिया, इसके बॉडी सेल से हमने न्यूक्लियस हटा दिया, न्यूक्लियस हटा दिया तो बचा हुआ हिस्सा रह गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस जो है इसको हटा दिया। अब इस न्यूक्लियस को हटा के यूज कहाँ करेंगे, हमने एक और शीप ली जिसको बोलते हैं शीप बी, जो एक डोनर शीप है। डोनर क्यों है, डोनर तभी कहेंगे जब हम उसके अंडे को यूज करेंगे, एग सेल को। और एग सेल कौन सा होता है, गैमेट सेल होता है, सेक्स से रिलेटेड है।
तो शीप बी का हमने एग सेल लिया, शीप बी के एग सेल का न्यूक्लियस निकाल दिया, इसके न्यूक्लियस को निकालकर हमने सोमेटिक सेल वाली जो शीप ए है उसके न्यूक्लियस को इसमें इंसर्ट कर दिया। तो हमने क्या किया, सोमेटिक सेल का, यहां देखिए नाम इसी से है ना, सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस ट्रांसफर कर दिया। अब हमारे पास न्यूक्लियस किसका आ गया, शीप ए का, और बाहर का हिस्सा किसका यूज कर रहे हैं, शीप बी का। अब इसी न्यूक्लियस को, और क्योंकि ये एग है, एग तो वही हो गया ना कि इस एग होगा, मतलब ये एग है तो मतलब ये फर्टिलाइज होगा, इससे बच्चा बन सकता है। क्योंकि ये सेक्स सेल का पार्ट था तो इसको लैब में हम ग्रो करेंगे, इससे एम्ब्रियो बनाएंगे, एम्ब्रियो से ही आगे चल के बच्चा बनता है। ये जो एम्ब्रियो रहेगा इसको किसके अंदर, किसकी कोख में डालेंगे, एक नई शीप, जिसको नाम दिया शीप सी। इसको, अब ये मदर है, क्योंकि इसका हमने क्या यूज किया, इसका हमने यूट्रस कह लीजिए यूज किया, इसका वो हिस्सा यूज किया जिससे मतलब ये बच्चे को होल्ड करेंगी। तो ये जो एम्ब्रियो है इसको हमने प्लेस कर दिया शीप सी जो है उसके कोक के अंदर, और फिर हमने इससे जो बच्चा हुआ वो बच्चा हमने कहा कि ये क्लोन्ड बच्चा है। ये किसका क्लोन होगा, आप ध्यान से सोचिए। मैंने आपको पहले भी बोला सारा डीएनए सब खेल होता है न्यूक्लियस का, जिसका न्यूक्लियस बच्चा भी उसी का, क्लोन भी उसका। न्यूक्लियस किसका था, न्यूक्लियस था शीप ए का। तो ये जो क्लोन बना शीप सी की कोख से निकला, ये क्लोन हुआ शीप ए का, ठीक है। इसमें हमने क्लोन ए जो है उसका जो न्यूक्लियस यूज, इसमें हमने शीप ए जिसका न्यूक्लियस यूज किया था उसका न्यूक्लियस नॉर्मल सोमेटिक सेल का था, एग सेल का नहीं था, ये चीज ध्यान रखनी है। तो हमने सोमेटिक सेल के न्यूक्लियर को ट्रांसफर करके क्लोनिंग करी, इसीलिए जो आपका रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग है इसको सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर भी कहते हैं। हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें अलग अलग चीजें आती हैं जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी को हेल्थ सेक्टर में यूज करते हैं। जैसे एक होती है आपकी जीन थेरेपी, एक होती है स्टेम सेल थेरेपी, एक होती है कार टी सेल थेरेपी। इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जीन थेरेपी का मतलब जो मैंने आपको समझाया था, सिकल सेल की बीमारी को अगर ठीक करना है तो वो हिस्सा जीन्स का जो है उसको हटा दो जो ये बीमारी का कारण है। तो इसमें हेरिडिटरी डिजीज जो होती है खास करके जिनको जेनेटिक डिजीज कहती हैं उनको रोकने के लिए ये थेरेपी यूज होती है। फिर स्टेम सेल की थेरेपी को समझने के लिए आपको पहले स्टेम सेल को समझना होगा। उसके बाद कार टी सेल की थेरेपी जो है ये रिलेटेड है इम्यूनिटी सिस्टम से, इम्यूनिटी सिस्टम से। सो इसको यहीं पे समझ लीजिए कार टी सेल की थेरेपी को, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी को समझना होगा। देखिए आपके व्हाइट ब्लड सेल है, मैंने आपको बोला ना आपके ब्लड सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट भी होते हैं और फिर उसके बाद प्लाज्मा होता है। तो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल जो है इनको कहते हैं ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट, ठीक है। अब ये जो WBC हैं ये अलग अलग तरीके के होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखने हैं, एक होते हैं न्यूट्रोफिल्स, एक होते हैं लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो तरीके के हैं, एक है आपके बी सेल, एक है आपके टी सेल। इनको बीटा सेल भी कहते हैं कई बार, एक है बी एक है टी। जब भी मैंने आपको बोला आपकी बॉडी के अंदर बाहर से कहीं अटैक हो रहा है, मान के चलिए ये बाहर का कोई भी अटैक करने वाला वायरस है, बाहर से आने वाले अटैक को बॉडी के अंदर हम कहते हैं एंटीजन आ गया, बाहर का कुछ आ गया, ठीक है। एंटीजन मतलब वो जनरेशन का बंदा आ गया जिसको हम जानते नहीं, जो हमारे एंटी है, हमारे खिलाफ है, ठीक है। ये मेरी बॉडी का सेल है ना। ये एंटीजन जब मेरी बॉडी के अंदर आएगा तो मेरी बॉडी इसको, इस एंटीजन से बचने के लिए जो भी चीज प्रोड्यूस करेगी उसको हम कहेंगे एंटीबॉडी। जो भी प्रोड्यूस करेगी उसको कहेंगे एंटीबॉडी। मेरी बॉडी जो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी ये कहां से करेगी, ये सेल के ही तो किसी हिस्से से करेगी ना, कोई एक पर्टिकुलर सेल होगा इसके लिए जो ये काम करता होगा। वो सेल ही है आपकी व्हाइट ब्लड सेल यानी कि ल्यूकोसाइट। ये वो सेल है जो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम बनाते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम एंटीजन से लड़ सकें। अगर किसी की बॉडी में WBC कम ज्यादा होते हैं तो मतलब डिफेंस सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। अब ये कैसे काम करते हैं, कोई एंटीजन अगर आएगा सबसे पहले हथियार लेके सेना के तौर पे खड़ा हुआ कौन मिलेगा, न्यूट्रोफिल। जैसे ही एंटीजन आया न्यूट्रोफिल एकदम से फटाफट आएंगे और गोली दागना शुरू कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे। पता लग गया ना एंटीजन आया, सीधा सीधा दर 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 करके। और इन बिटवीन क्या करेंगे, इन्हीं का एक सेनापति जाकर इंफॉर्मेशन दे देगा लिम्फोसाइट को कि भाई तैयार हो जाओ, पीछे से कोई आ गया है, एंटीजन का हमला हो रहा है। लिम्फोसाइट को जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगा, लिम्फोसाइट अपने दो शस्त्र जो है इनको तैयार रखेगा। लिम्फोसाइट तुरंत इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज को प्रिपेयर करेगा। एंटीबॉडीज क्या है, कुछ नहीं है, प्रोटीन ही है, सारा काम प्रोटीन है। तो ये जो प्रोटीन पैदा करने की जिम्मेदारी है लिम्फोसाइट के, ये किसकी है, लिम्फोसाइट के अंदर जो आपके बी सेल हैं उनकी है। बी सेल तुरंत ही प्रोटीन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, रिबोसोम के थ्रू बनाएंगे, है ना। ये प्रोटीन बनाएंगे किसके खिलाफ, इस एंटीजन के खिलाफ। ये प्रोटीन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बी सेल की है। इस प्रोटीन को या इस एंटीबॉडी को
फायर करना या इस एंटीबॉडी को यूज करना एंटीजन के खिलाफ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टी सेल की है। तो अब ध्यान रखिएगा, प्रोटीन बन के तैयार हो गया है, न्यूट्रोफिल की ताकत खत्म होने वाली है, एंटीजन हमला करता जा रहा है, तो लिम्फोसाइट फटाफट तैयार करेगा टी सेल को। तो मान के चलिए एंटीजन जो है वो आपके आ रहे हैं, जो भी एंटीजन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, एंटीजन में इस तरीके से निकले हुए कांटे होंगे, ठीक है, इस तरीके से कुछ, ये है अंदर टी सेल। अब ये टी सेल के पास पहुंच गए एंटीजन, टी सेल क्या करेगा, टी सेल के बाहर भी ऐसे निकले हुए कांटे होंगे, टी सेल के बाहर ये निकले हुए जो कांटे हैं इनको कहते हैं एंटीजन रिसेप्टर। एंटीजन रिसेप्टर मतलब टी सेल बना ही इसलिए है कि सीधा सीधा जो आने वाला एंटीजन है उसको ये रिसीव कर सके कि आओ आपका हम स्वागत करते हैं, है ना, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो ये क्या करेगा, तुरंत ही एंटीजन रिसेप्टर के तौर पर इसको एक्सेप्ट करेगा कि आइए भैया गले लगिए। तो ये तुरंत जब गले लगेगा इससे, टी सेल इसको गले लगाएगा और तुरंत ब्लास्ट करके खत्म कर देगा। टी सेल का काम ही ये है, एंटीजन रिसेप्टर जो है इसके वो सीधा एंटीजन के साथ बाइंड अप होंगे और सीधा धड़ाक से ब्लास्ट करके उस एंटीजन को खत्म कर देंगे, ये काम करता है टी सेल। अब ये कार टी सेल थेरेपी क्या है, आम सी बात है, टी सेल कभी ना कभी कोई ऐसा वायरस तो आएगा ना जिसके खिलाफ टी सेल जो है उसने जो भी अपनी शक्तियां प्राप्त की हैं, टी सेल उस एंटीजन को वो ही ना कर पाए, रेकग्नाइज ही ना कर पाए। यहाँ टी सेल खड़ा हुआ है, बाहर से एंटीजन आ गया, पर टी सेल का जो एंटीजन रिसेप्टर है वो इस एंटीजन को एंटीजन समझे ही ना, वो इसको ये समझे कि ये तो कोई दोस्त बंधु है जो आसपास घूम रहा है मेरे सेल के। वो अगर इसको एंटीजन रिकग्नाइज ही नहीं करेगा तो इसको खत्म कैसे करेगा, इसके साथ हग नहीं करेगा तो कैसी चीजें चलेंगी। तो कई बार टी सेल आपके डिफेक्टेड हो जाते हैं या आसपास के अपने जो एंटीजन है उनको पहचान नहीं पाते, जब पहचान नहीं पाते तो इनको खत्म नहीं करते, इन पे अटैक नहीं करते। ये एग्जाम्पल है आपके कैंसर का। जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो दरअसल यही होते हैं, कैंसर के सेल को टी सेल कभी कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते तो उनको खत्म नहीं करते अपनी बॉडी में, इसलिए कैंसर सेल बढ़ते जाते हैं। इसके लिए हमने निकाली कार टी सेल थेरेपी। इस थेरेपी से टी सेल की जो याददाश्त है उसको वापस लाया जाता है। इसमें टी सेल को बाहर निकाल कर टी सेल को तैयार किया जाता है। टी सेल का जो एंटीजन रिसेप्टर है, एंटीजन रिसेप्टर की जो प्रॉपर्टी है, उस टी सेल की मेमोरी में वो वाला एंटीजन डाला जाता है कि टी सेल को बताया जाता है कि हाँ जी भाई इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करो, अगर अब ये एंटीजन आपकी बॉडी में गया तो आपको इसके खिलाफ काम करना है, खड़े नहीं रहना है। तो कार टी सेल थेरेपी कुछ नहीं है, लैब के अंदर टी सेल को प्रिपेयर करने जाने वाली थेरेपी है जिसमें एंटीजन के लिए इनको प्रिपेयर किया जाता है, वो एंटीजन जिनके खिलाफ ये काम नहीं करते या जिनको भूल जाते हैं। और फिर ये एक बार उन एंटीजन को अगर समझ गए लैब के अंदर कि हाँ ये एंटीजन है जिसके खिलाफ मुझे डिफेंड करना है, तो फिर ये बॉडी में दोबारा से डाले जाएंगे और फिर ये धड़ धड़ अपना काम करके इन एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय करने शुरू कर देंगे। अब हम आगे बात करेंगे अलग अलग थेरेपीज की, क्योंकि हम लोगों ने कार टी सेल थेरेपी तो देख ली। तो देखिए जो जीन थेरेपी है, सबसे पहले जीन थेरेपी जिसमें जीन्स का मॉडिफिकेशन होगा सीधा सीधा, इसमें एक है जर्म लाइन जीन थेरेपी। जर्म लाइन जीन थेरेपी का मतलब यही है, इसमें हम लोग मतलब जो आपका खास करके ये समझिए चेंजेस जो किए जाएंगे वो गैमेट में किए जाएंगे, मतलब जो आपका सेक्स सेल है उसमें मॉडिफिकेशन होगा सीधा सीधा। तो ये जो जाइगोट है, स्पर्म, एग, इन सब में इस थेरेपी में चेंज किया जाता है। ह्यूमंस में अभी ये परमिशन नहीं दिया गया क्योंकि ऐसे बहुत सारे डिजाइनर बेबी तैयार होने शुरू हो जाएंगे अपने हिसाब से, क्योंकि अगर यही चीज छेड़ दी जिससे बच्चा बनेगा, ह्यूमन बीइंग बनेगा, तो नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो एनिमल्स में ये चीज यूज करके अभी देखी जा रही है। एक होती है सोमैटिक जीन थेरेपी। सोमैटिक का मतलब मैंने बोला था बॉडी सेल, इसमें जो आपके बॉडी सेल हैं उनको मॉडिफाई किया जाता है फॉरेन जीन्स के साथ। बॉडी सेल में मान के चलिए लीवर का सेल हो गया, किसी के लीवर में बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, उसके लीवर के सेल डैमेज हो रहे हैं, तो किसी फॉरेन के मतलब किसी फॉरेन सेल के लीवर सेल को इसमें यूज कर लिया और सामने वाले बंदे के लीवर सेल जो है उनको रिप्लेस कर दिया, ठीक कर दिया। ये हो गया सोमैटिक जीन थेरेपी, जिसमें नॉर्मल बॉडी सेल चाहे ब्रेन है, लीवर है, कुछ भी एक्सेप्ट द सेक्स वाले सेल्स जो है ना, उनके अलावा कोई भी बॉडी सेल्स, उन सब की थेरेपी इससे की जाती है। एक होती है एक्स वीवो जीन थेरेपी। इसमें लिम्फोसाइट जो है उनको मॉडिफाई किया जाता है। लिम्फोसाइट मैंने बोला इम्यूनिटी के लिए होते हैं, ये इसलिए मॉडिफाई किए जाते हैं लैब में ग्रो करके ताकि ये बॉडी में इम्यूनिटी दे सके अच्छी खासी। इन वीवो जीन थेरेपी में क्या होता है, इन वीवो का मतलब जो भी मॉडिफाई जीन किए जा रहे हैं वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर किए जा रहे हैं, लैब के अंदर मॉडिफिकेशन करके फिर इंजेक्शन नहीं लगाया जा रहा, सीधा बॉडी के अंदर ही मॉडिफिकेशन हो रहा है। आगे बात करेंगे स्टेम सेल थेरेपी की। ये दो तरीके की होती है, एक होती है रीजनरेटिव मेडिसिन, एक होती है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, या कह लीजिए इसी के ये दोनों नाम है। इसको रीजनरेटिव मेडिसिन या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी कहा जाता है। रीजनरेटिव वाले का पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा हाई है।
देखिए स्टेम सेल जो है इनको हम लोग मतलब अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं। स्टेम सेल वो सेल होते हैं जो किसी भी नए सेल में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा सेल जिसमें पोटेंशियल है, ये खुद को कोई भी नया सेल बना सकता है। इस एक सेल से आपके ब्रेन के भी सेल बन जाएंगे, आपके लीवर के भी, आपके किडनी के भी, आपके हार्ट के भी, आपकी बॉडी के किसी भी ऑर्गन का सेल बनाने के लिए ये सक्षम सेल है। इसको कहते हैं ये स्टेम सेल है। पर ये अलग अलग टाइप्स में है। जैसे अगर इसकी मान के चलिए कैपेसिटी ज्यादा है, हर एक सेल बनाने की कैपेसिटी है, तो हम कहेंगे टोटी पोटेंट है, टोटली इसमें पोटेंशियल है। ये हो गया टोटी पोटेंट स्टेम सेल। मतलब ये किसी भी नॉर्मल बॉडी सेल में या किसी भी सोमैटिक सेल में खुद को कन्वर्ट कर सकता है, तो ये होगा टोटी पोटेंट स्टेम सेल। और ये खुद को एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक सेल में भी कन्वर्ट कर सकता है। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो माने आप समझिए जाइगोट का एडवांस फॉर्म, जिससे बच्चा बनने के बाद अगली स्टेज एम्ब्रियो। तो अगर ये खुद को एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक भी बना सकता है, तो ये वो सेल है जो कि खुद को बॉडी सोमैटिक सेल में और सेक्स सेल में भी कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा टोटी पोटेंट स्टेम सेल जो है ये केवल एक है, जिसको कहते हैं जाइगोट। जाइगोट ही तो वो सेल है ना जिससे बच्चा बनता है। कैसे एक छोटे से सेल से बच्चा बन जाता है? क्योंकि उस बच्चे के अंदर बाद में हर तरीके का सेल होगा, उसके हार्ट सेल भी बन गए, ब्रेन सेल भी बन गए, लीवर सेल बन गया, वो पूरा का पूरा बच्चा तैयार हो गया। तो ये जाइगोट जो है इसको टोटी पोटेंट स्टेम सेल कहते हैं, क्योंकि ये जाइगोट है, इसमें ही तो पोटेंशियल है ना, ये उस बच्चे के अंदर सेक्स सेल भी डेवलप करेगा। कल को वो बच्चा बड़ा होगा, फिर आगे उसके बच्चे तभी तो हो पाएंगे क्योंकि इसके अंदर गैमेट सेल डेवलप हो गए। तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक सेल की कैपेसिटी भी टोटी पोटेंट स्टेम सेल में होती है। आगे होता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ये वो सेल हैं जो एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक सेल में कन्वर्ट नहीं हो सकते। मतलब ये वाले सेल्स जो हैं ये सेक्स सेल्स नहीं बना सकते, लेकिन बाकी के बाकी बॉडी सेल जरूर बना सकते हैं। मतलब सोमैटिक सेल तो पक्का बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब भी बच्चा होना है तो ये आपका स्पर्म है, ये एग है, ओवम है फीमेल का, इससे बना जाइगोट। जाइगोट के 5-6 दिन बाद बहुत सारे ऐसे छोटे 3-4 सेल बन जाते हैं। डिवीजन होगा ना, बड़ा होगा, फिर बच्चा बनेगा। ये जो इस फॉर्म में बनाना जाइगोट के सेकंड स्टेज पे, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट सेल। ये जो ब्लास्टोसिस्ट सेल है इसमें कैपेसिटी होती है कि ये खुद को किसी भी बॉडी सेल में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन ये खुद को एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक सेल में कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसीलिए इसको कहते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। फिर होते हैं मल्टीपोटेंट सेल। मल्टीपोटेंट सेल का मतलब कि किसी भी बॉडी सेल में तो नहीं कन्वर्ट होंगे, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी सेल में कन्वर्ट जरूर हो जाएंगे। और ये टाइप टू टाइप वेरी करेगा। जैसे कि आपका ब्लड सेल है, ब्लड सेल मल्टीपोटेंट है क्योंकि ब्लड सेल जो है वो WBC व्हाइट ब्लड सेल भी बना रहा है, RBC भी बना रहा है, प्लेटलेट भी बना रहा है, लेकिन ब्लड सेल हार्ट सेल नहीं बना सकता, लीवर सेल नहीं बना सकता। सिमिलरली जो हार्ट सेल हैं वो अपने खुद के सेल तो बना सकते हैं एक स्पेशल टाइप के, लेकिन किसी दूसरे टाइप का सेल नहीं बना सकते। ये हो गए मल्टीपोटेंट। मल्टी टाइप का पोटेंशियल है लेकिन बहुत टोटल टाइप का नहीं है। और प्लूरल पोटेंशियल नहीं है, प्लूरल माने प्लूरिपोटेंट। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल की बात करेंगे। देखिए हम लोग जो आपके मल्टीपोटेंट सेल थे, इन्हीं से जब प्लूरिपोटेंट सेल को बनाते हैं तो हम कहते हैं कि ये हो गया मल्टीपोटेंट। अब ऐसा क्यों करते हैं, हम ध्यान से समझिएगा। जो आपका प्लूरिपोटेंट सेल है वो क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है। मैंने बताया ब्लास्टोसिस्ट जाइगोट का एडवांस फॉर्म। तो ब्लास्टोसिस्ट से अगर हम किसी भी बूढ़े आदमी के दिल का इलाज करना चाहते हैं तो ब्लास्टोसिस्ट का मान के चलिए मैंने एक सेल लिया और उस एक सेल से मैंने बना दिया हार्ट सेल, और फिर मैंने किसी बुजुर्ग का जो इलाज करना था, ओल्ड सिटीजन का या किसी का भी, वो कर दिया, हार्ट का ट्रीटमेंट कर दिया। ऐसे इसके एक सेल से मैंने लीवर के सेल बना दिया, फिर ट्रीटमेंट कर दिया। पर इसमें ये ब्लास्टोसिस्ट तो खत्म हो गया। कहा यह जाता है जाइगोट जब बना उसके बाद जो ब्लास्टोसिस्ट बना तो ये एक जिंदगी है, एक लाइफ है। जिंदा मतलब बच्चे का ही फॉर्म है, तो आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो क्योंकि हम प्लूरिपोटेंट सेल को यूज नहीं कर सकते किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, तो हम लोगों ने प्लूरिपोटेंट सेल को लैब में बनाना शुरू किया। हमें ये तो पता था कि प्लूरिपोटेंट सेल जो है ये आगे चल के प्लूरिपोटेंट सेल से मान के चलिए हार्ट बन गया किसी एक सेल से, फिर प्लूरिपोटेंट के ही एक किसी सेल से बन गया, बच्चे के अंदर बन गए ब्लड सेल। फिर ये ब्लड सेल क्या है? ये अब मल्टीपोटेंट है क्योंकि अब ये ब्लड सेल आगे चल के डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल ही बना सकते हैं, हार्ट सेल नहीं बना सकते। ऐसे ही धीरे धीरे करके बच्चा बन जाता है। तो मुझे ये चीज समझ लग गई कि हाँ जी भाई, जो प्लूरिपोटेंट सेल हैं यही आगे टूटेंगे, फिर मल्टीपोटेंट बनेंगे, फिर मल्टीपोटेंट से आगे चल के सेल बन जाते हैं। अब मैं रिवर्स करूंगी, मल्टीपोटेंट सेल से हम रिवर्स करके बनाएंगे प्लूरिपोटेंट, और फिर इन्हीं प्लूरिपोटेंट को यूज करेंगे ट्रीटमेंट के लिए। तो प्लूरिपोटेंट जो लैब में बनाए जाते हैं फ्रॉम द मल्टीपोटेंट सेल रिवर्स तरीके से, इनको कहते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट।
प्लूरिपोटेंट, हमने इनको इंड्यूस किया ना लैब में, तो इसीलिए इनको इंड्यूस किया जाता है, क्योंकि वरना एथिक्स आ जाता है आड़े में, क्योंकि हम लोग जो आपका ब्लास्टोसिस्ट सेल है उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिंदगी है ना, जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। पार्टी सेल थेरेपी में आपको समझा चुकी हूँ, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, बी सेल, ये सब ये आपको ध्यान रखना है। कार का फुल फॉर्म इसमें है कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर, मतलब ये एंटीजन रिसेप्टर टी सेल के अंदर लगा दिया जाता है, जिससे टी सेल जो नहीं आइडेंटिफाई कर रहे थे एंटीजन को, वो करने लग जाएंगे। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें कुछ नहीं है, क्रॉप्स को मॉडिफाई किया जाता है, जैसे मैंने आपको कहा अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। एक होती है ट्रेडिशन ब्रीडिंग का मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मतलब एक तरीके से मॉडिफिकेशन करते हैं जीन्स का, पर इस पर कोई रेगुलेशन नहीं है। फिर होता है म्यूटेजेनेसिस, इसमें हम रेडिएशन का यूज करके जो जीन्स हैं क्रॉप्स के उनको वेरी करते हैं, इस पे भी कोई रेगुलेशन नहीं है। फिर एक होती है सिंपली जीन एडिटिंग, सीधा ही जीन्स को एडिट करना। फिर आरएनए इंटरफेरेंस, ट्रांसजेनिक क्रॉप, जिसमें विदेशी किसी जीन्स को, फॉरेन जीन को यूज करके मॉडिफिकेशन किया जाता है क्रॉप्स में, जैसे बीटी कॉटन में किया था। क्या किया था, बाहर का जो बैक्टीरिया था उसका जीन्स हमने यूज किया था, उसको कौन सा जीन, बीटी माने आपका बैसिलस थ्रेनोजेनिस नाम का बैक्टीरिया, उसका एक जीन्स था क्रायोजीन, क्या नाम था, क्राइजीन। इस क्राइजीन को हमने यूज कर लिया था किसके अंदर, कॉटन के अंदर, ताकि वो जो कॉटन है वो आराम से खुद को क्या कर सके, बचा सके किसी भी पेस्टो से, किसी भी पेस्ट से। वो पेस्ट कौन सा था, आपका बॉलवर्म, मैंने आपको बताया था ना पीछे। तो ध्यान रखिएगा, बीटी कॉटन एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है, क्योंकि विदेश का, फॉरेन का जीन हमने यूज किया, और फॉरेन का जीन बैक्टीरिया था। तो और इसी तरीके से DMH11 है, जिसको कहते हैं धारा मस्टर्ड, ये मस्टर्ड की वेराइटी है, इसको भी ट्रांसजेनिक क्रॉप कहते हैं। बीटी ब्रिंजल भी है सिमिलरली। हमारे इंडिया में एक लौती कमर्शियल जो आपकी क्रॉप है, जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के तौर पे यूज कर रहे हैं, वो कॉटन है, बीटी कॉटन। और सबसे पहली कमर्शियल जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप, कॉटन खाने वाली क्रॉप नहीं है ना, फूड क्रॉप अगर देखें पूरे वर्ल्ड में तो वो है फ्लेवर सेवर टोमेटो। और बीटी कॉटन हमारे इंडिया में एक लौती कमर्शियली कल्टीवेट की जाने वाली, प्रोड्यूस की जाने वाली एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। सो दैट्स इट फॉर द लेक्चर। इसके साथ ये पोर्शन खत्म होता है, पढ़ते रहिए, थैंक यू।